हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग से सेशन में। हम कर रहे हैं सीए इंटरमीडिएट मे 23 के लिए फास्ट ट्रैक टैक्सेशन और आज उसका लेक्चर नंबर 13 है। हम लोग पिछले 13 दिनों से लगातार विदाउट अ ब्रेक हम लोगों ने पिछले 13 दिनों से लगातार क्लासेस कंडक्ट किए हैं और अगर सब कुछ ठीक रहा, भगवान ने चाहा, आपने चाहा, तो फिर हम लोग लगातार इसको कंटिन्यू करते रहेंगे और जो भी हमारा शेड्यूल है हम उस शेड्यूल पर स्टक रहेंगे और एग्जैक्ट वो गिवन डेट जो है उस पर अपना कोर्स खत्म होगा। बाकी मैंने पहले दिन ही आप लोगों को बता दिया था कि 10 दिन का बफर लेकर मैं चल ही रहा हूं, ठीक है। आपस की बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह से हम लोगों का काम अभी तक चल रहा है उस हिसाब से मेरे को पूरा यकीन है कि जो भी हमारा शेड्यूल के हिसाब से जो एस्टिमेटेड कंप्लीशन डेट है दैट इज 16th ऑफ मार्च। शेड्यूल के हिसाब से दी एस्टिमेटेड कंप्लीशन डेट इज 15th और 16th ऑफ मार्च, वो आप लोग चेक कर लीजिएगा। और उस तारीख तक ये कोर्स खत्म हो जाना चाहिए। इनकम फ्रॉम सैलरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया था, आज उसका 3rd लेक्चर है। जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर नए हैं आप लोगों को बता देता हूं, दिस इज द शेड्यूल। रोज रात को 9 बजे इसी चैनल पर फास्ट ट्रैक टैक्सेशन की क्लासेस होती हैं और बहुत अच्छे से ये वाला बैच यहां पर चल रहा है। बाकी अगर आप लोग मेरे से जीएसटी डिटेल में लाइव पढ़ना चाहते हैं मे 23 के लिए तो आप अनअकैडमी प्लस पर चल रहे वार्म अप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं मंडे टू सैटरडे दोपहर को 2:45 PM पर लाइव आता हूं, राइट। जो भी एक मैंने स्ट्रैटेजी सेशन लिया था मई 2023 के स्टूडेंट्स के लिए, इंटरमीडिएट के लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी सेशन लिया था, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि कैसे आप लोगों को पढ़ना चाहिए, कैसे आपको रिवाइज करना चाहिए। अगर अभी तक आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की है तो फिर कैसे आप उसको करके आगे कंटिन्यू कर सकते हो। रिविजन शेड्यूल क्या होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिविजन शेड्यूल कैसे होना चाहिए। तो इवन इफ यू आर वाचिंग दीज लेक्चर्स इट वोंट मेक एनी सेंस इफ यू डोंट रिवाइज देम रेगुलरली। सो वो रिविजन शेड्यूल कैसे बनाना है और कैसे उसको इंप्लीमेंट करना है, फॉलो करना है, वो हम लोगों ने उसके बारे में स्ट्रैटेजी सेशन में बात की है, तो प्लीज इसको जरूर देखिएगा। बाकी इस पूरे के पूरे ये जो फास्ट ट्रैक का कोर्स है इसकी एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पर मैं जो भी नोट्स वगैरह यूज करता हूं वो नोट्स का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप और ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो भी मैं यहां पर चीजें आप लोगों को पढ़ा रहा हूं उन सारी चीजों को अभी एक प्रॉपर, जिससे आपका लास्ट मिनट पे एक प्रॉपर रिवीजन हो जाए, आप उस चीज को कंसिडर कर सकते हो, राइट। Having said that, let's get started. अच्छा, before getting started with today's session, मैं आप लोगों को एक छोटा सा चेंज करवाना चाहता हूं। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है। वो इवेंचुअली सही हो जाती, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। वो मिस्टेक है वो ये है, ये जो आप अपने नोट्स में चेक करिएगा, सेक्शन 16 है डिडक्शंस, ठीक है। अब वो पेज नंबर आप लोग देख लेना। सेक्शन 16 डिडक्शंस में जो पॉइंट नंबर 3 है एम्प्लॉयमेंट टैक्स, ठीक है, इसमें आप थोड़ा सा चेंज कर दो बस अपने नोट्स में। सबसे पहली बात तो यहां पर मंथ की जगह पर एनम कर दो आप, पर एनम, ठीक है। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट टैक्स होता है ये 2,500 रुपए पर एनम अलाउ किया जाता है अगर एम्प्लॉई ने पे किया है, अगर एम्प्लॉई ने पे किया है द एम्प्लॉयमेंट टैक्स, राइट। अगर मान लो एम्प्लॉयर ने पे किया है तो क्या होता है, यहां पर मैं लिखा है द एम्प्लॉयमेंट टैक्स इज पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉई, नो डिडक्शन इज अलाउड। ये थोड़ा सा मिसलीडिंग हो रहा है कुछ स्टूडेंट्स के लिए, कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया था, तो एक्चुअली इससे कन्वे क्या करना चाह रहा हूं मैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। वो हम लोग एनीवे आगे आने वाले क्वेश्चंस में करने वाले थे, लेकिन बिकॉज अ डाउट अरोज फ्रॉम अ स्टूडेंट, तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, इसका क्लैरिफिकेशन मेरे को अभी दे देना चाहिए। सो एक्चुअली द करेक्ट वे इज कि देखो, डिडक्शन अलग से नहीं मिलता है, ठीक है। नो डिडक्शन इज अलाउड का मतलब क्या हो गया कि एम्प्लॉयर ने आपके बिहाफ पर 2,500 रुपए पे किया, ठीक है, और आपने उसका अपनी सैलरी में से डिडक्शन ले लिया, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या हो गया कि आपको 2,500 रुपए आपको पे भी नहीं करने पड़े और 2,500 रुपए का आपको रिडक्शन भी मिल गया। तो यहां पर कुछ स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन आ रहा था, तो मैं इसको करेक्ट करके लिखवा देता हूं, थोड़ी सी और क्लैरिफिकेशन दे देता हूं। देखो, इफ द एम्प्लॉयमेंट टैक्स इज पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉई, तो पहले हम ग्रॉस सैलरी में उस 2,500 को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। पहले वो जो 2,500 रुपए एम्प्लॉयर ने आपके बिहाफ पर पे किया, पहले उसको आपकी सैलरी में इंक्लूड किया जाएगा और उसके बाद उसका रिडक्शन मिलेगा, तो कोई एक्स्ट्रा डिडक्शन नहीं है। तो व्हेन आई रोट दिस कि नो डिडक्शन इज अलाउड, तो नो डिडक्शन इज अलाउड का मतलब यह है कि कोई एक्स्ट्रा डिडक्शन आपको नहीं मिल रहेगा, ठीक है। इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा, प्रेजेंटेशन वैसे होगा कि 2,500 रुपए पहले आपकी ग्रॉस सैलरी में ऐड किया जाएगा और उसके बाद फिर ग्रॉस सैलरी के बाद वहां पर से लेस किया जाएगा ये 2,500 रुपए का रिडक्शन। तो इसमें थोड़ा सा चेंज है, वो मैं आपको लिखवा देता हूं। देखो, इफ द एम्प्लॉयमेंट टैक्स इज पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉई, लिखो यहां पर इट इज फर्स्ट
included, it is first included in the gross salary. It is first included in the gross salary and then deducted from the gross salary. ठीक है, इट इज फर्स्ट इंक्लूडेड इन द ग्रॉस सैलरी एंड देन डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस सैलरी. तो अगर आप लोगों ने नोट्स प्रिंट करवा लिए होंगे तो फिर आप देख लो, और अगर नहीं प्रिंट करवाए तब भी प्रिंट करवाने के बाद उसको ठीक करवा लेना. ठीक है, चलिए सर, दैट इज इट. और हम लोगों ने पिछली क्लास में जो किया था, द लास्ट थिंग दैट वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास वाज द एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान्स वाला चीज, और उसमें मैंने आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क करने के लिए कहा था. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 हम लोगों ने मैंने आपको कहा था कि होमवर्क में कर लेना. तो आई होप आप लोगों ने वो कर लिया होगा. लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 20. बड़ा मजा आएगा क्वेश्चन नंबर 20 में. ये मोटर कार वाला हम लोगों ने किया था, उसके बाद फिर हम लोगों ने ये सब किए थे छोटे 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 छोटे, और उसके बाद फिर हम लोगों ने स्वेट इक्विटी शेयर्स वाला किया था. ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 20 मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 20. तो देखो, Mr. M is working with M&O Limited for the last 10 years. पिछले 10 साल से ये M&O Limited के साथ काम कर रहा है. He was granted an option on 1st July 2021. 1st July 2021 को एक ऑप्शन मिला, right, by the company to purchase 800 equity shares at a price of 250 rupees per share. ठीक है, 800 शेयर्स आप खरीद सकते हो at a price of 250 rupees per share. The period during which the option can be exercised to purchase 800 shares at a predetermined price of 250 rupees per share commencing on 1st July 21 and ending on 31st March 2023. ठीक है, तो 1st July 2021 को इसको ऑप्शन दिया गया कि आप 800 शेयर्स खरीद सकते हो 250 रुपए पर, चाहे मार्केट में कोई भी प्राइस हो, और ऐसा आप कर सकते हो टिल 31st of March 2023. ठीक, अब देखो यहां पर ऑप्शन तो दे दिया प्रीवियस ईयर 21-22 में. ठीक है, ऑप्शन आपको दे दिया प्रीवियस ईयर 21-22 में, लेकिन इसकी टैक्सेबिलिटी कब होगी? जब ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया जाएगा. ठीक है, और जब ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया जाएगा तो उस दिन मार्केट की जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी माइनस जो भी ये एक्सरसाइज प्राइस है, वही तो परक्विजिट वैल्यू होगी और वही टैक्सेबल वैल्यू होगी, राइट. अगर ये एक एलिजिबल स्टार्टअप होता तो ये जो टैक्सेबिलिटी है इसको हम लोग डेफर कर देते. ठीक है, और वो डेफरमेंट कैसे होता उसके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में कायदे से बातें की हुई थी. ठीक है, लेकिन यहां पर कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि M&O लिमिटेड जो है एक एलिजिबल स्टार्टअप है. यहां पर सिंपली इतना लिखा हुआ है कि पिछले 10 साल से एक M&O लिमिटेड नाम की कंपनी में काम कर रहा है. वेरी गुड. तो अब देखो, मिस्टर एम एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑन 15th March 2022. तो 15 मार्च 2022 का मतलब हो गया प्रीवियस ईयर 21-22. ठीक है, प्रीवियस ईयर 21-22 में टैक्सेबिलिटी हुई टू परचेज 500 शेयर्स. Fair market value on the date, fair market value on the said date was 6,490 on Bombay Stock Exchange and 6,500 on National Stock Exchange. The NSE has recorded higher volume of trading in that share. All right. तो हम लोगों ने ये भी बात की थी कि जिस साल आप ये ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हो, जिस दिन आप ये ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हो, उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकाली जाएगी. तो अगर उस दिन ये वाली सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है तो उसकी जो भी आपकी एवरेज वैल्यू होगी दैट विल बी द फेयर मार्केट वैल्यू, राइट. अगर ये एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है तो फिर क्या होता था, जिस स्टॉक एक्सचेंज में ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेडिंग हुई है उस स्टॉक एक्सचेंज की एवरेज वैल्यू निकलती थी फेयर मार्केट वैल्यू. तो यहां पर हायर वॉल्यूम कहां पर हुई है? एनएसई पर हुई है. तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो क्लोजिंग प्राइस है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कितना है? 6,500 रुपीज है. ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 6,500 रुपीज है. अब वो अलग बात है, ओपनिंग वैल्यू क्लोजिंग वैल्यू हम लोगों को नहीं दी हुई है, एक ही प्राइस दिया हुआ है. तो हम लोग ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन 6,500 रुपीज पर शेयर को फेयर मार्केट वैल्यू पर शेयर मानेंगे. तो पर शेयर परक्विजिट का अमाउंट कितना हो जाएगा? 6,500 माइनस 250. ठीक है, क्योंकि इस दिन जब भी इसने किया 15th March 2022 को जब इसने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया तो इसने 250 रुपए पर शेयर दिया और शेयर्स को खरीद लिए. लेकिन शेयर की एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? 6,500 की. तो 6,500 माइनस 250 रुपए का जो भी डिफरेंस होगा वही तो परक्विजिट है. ठीक है, आइए आगे देखते हैं. द कंपनी हैज अलॉटेड हिम 500 शेयर्स ऑन 24th April 2022. अच्छा, अलॉटमेंट तो यहां पर हुआ है, एक्सरसाइज पहले हुआ है, तो अलॉटमेंट तो यहां पर हुआ है. तो एक्चुअल मिला कब है? मिला तो 24 अप्रैल 2022 को है. तो 24 अप्रैल 2022 मतलब प्रीवियस ईयर 22-23 हो गया. तो टैक्सेबिलिटी 21-22 में नहीं होगी, टैक्सेबिलिटी 22-23 में होगी. ठीक है,
द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट वाज 7,100 rupees per share on NSE and 7,110 shares on BSE that has recorded the higher volume of trading in that share. तो इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि आपने जब एक्सरसाइज यहां पर किए ऑप्शन, तो आपने पैसे कितने दिए, आपने 250 रुपए पर शेयर पे कर दिया, राइट। तो इस दिन की परक्विजिट आपकी मिलेगी, लेकिन इसकी टैक्सेबिलिटी कब होगी, जब आपको शेयर्स अलॉट कर दिए जाएंगे, ठीक है। आपने यहां पर तो ऑप्शन को एक्सरसाइज किया, तो ऑप्शन को एक्सरसाइज करते समय यहां पर आपको फायदा कितना हुआ, 6,500 माइनस 250 का, ठीक है। अलॉटमेंट के समय, अब अलॉटमेंट कभी भी आपका हो सकता है, तो अलॉटमेंट के समय तो सिर्फ ये देखा जाएगा कि हाँ टैक्सेबल इस साल कर दो, ये वही हो गया जैसे कैपिटल गेन्स में हम लोग नहीं बात करते थे कि कंपलसरी एक्विजिशन हो गया, ठीक है, कंपलसरी एक्विजिशन हो गया, लेकिन टैक्सेबिलिटी कब अराइज होगी, जब उसके रिगार्डिंग कॉम्पनसेशन मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर आपने प्राइस को एक्सरसाइज कर लिया, यहां पर आपने 250 रुपए पर शेयर दे दिया, लेकिन अब स्टेटेड आपकी टैक्सेबिलिटी कब अराइज होगी, जब आपको शेयर्स मिलेंगे। जब आपको शेयर्स मिलेंगे, जिस दिन आपको शेयर्स मिलेंगे, उस दिन एनएसई और बीएसई में क्या प्राइस था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अच्छा, the option was granted for making available rights in the nature of intellectual property rights, ठीक है। The option was granted for making available rights in the nature of intellectual property rights. So intellectual property rights की वजह से ये ऑप्शन मिला था, कोई फर्क नहीं पड़ता। Determine the taxability of perquisite. Does it make any difference if the option was granted for providing technical know-how? तो इससे तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप टेक्निकल नो हाउ के लिए करो, चाहे आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए करो, किसी भी चीज के लिए करो, परक्विजिट है, क्योंकि ईसॉप्स जो आपको मिलते हैं वो तो एक परक्विजिट होता ही होता है, ठीक है। आओ देखो, the value of perquisite shall be as follows. In this question, shares of Messrs. M&O Limited are traded on more than one stock exchange, both BSE and NSE, on the date of exercise of the option, that is 15th March 2022. Hence, as per valuation rules, the average of the opening and closing prices of on the recognized stock exchange, which records highest trading volume, shall be taken to be the fair market value of each option. ठीक है। अब since NSE recorded the high trading volume, hence FMV as on that on the date of NSE is 6,500 rupees shall be taken to be the fair market value for the purpose of valuation of perquisite. तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या हो जाएगी, FMV माइनस एक्सरसाइज प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, तो 6,500 माइनस 250 इंटू 500, 31,25,000 रुपए की परक्विजिट की वैल्यू आ जाएगी। Taxability of perquisite will arise in the year in which the shares are allotted or transferred to the employee, that is in the previous year 22-23. मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, दिस इज नॉट एन एलिजिबल स्टार्टअप। तो कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि वो 5 साल के बाद वाला, 5 साल के बाद से फिर 14 दिन, तो वो सारी चीजें यहां पर नहीं आएंगी। दिस इज नोवेयर इन द क्वेश्चन हैज इट बीन मेंशन्ड दैट दिस इज अ स्पेसिफाइड एलिजिबल स्टार्टअप, राइट। आओ देखो, even if the option was granted for providing know-how, the same will fall within the meaning of sweat equity shares, and therefore the taxability provisions shall remain the same. ठीक है सर, तो ये वाली बात हो गई। चलो आ जाओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आता है मेडिकल फैसिलिटी का, ठीक है। हम लोग परक्विजिट्स कर रहे हैं और परक्विजिट्स में हम मेडिकल फैसिलिटी पर आ जाते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तो उसकी टैक्सेबिलिटी एम्प्लॉय के हाथ में किस तरह से होती है। अब मेडिकल फैसिलिटी यहां पर किस तरह से प्रोवाइड की जाती है उस पर भी डिपेंड करता है, तो आप देखते हैं बहुत सारी चीजें। तो मेडिकल फैसिलिटी में क्या हुआ, सी दिस इज डिफरेंट दैन मेडिकल अलाउंस, ठीक है। मेडिकल अलाउंस क्या हो गया कि आपको हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट दे दिया गया, तो उसकी टैक्सेबिलिटी हम लोगों ने अलाउंसेस में पढ़ी। यहां पर मेडिकल फैसिलिटी है, यहां पर क्या क्या करवाया जा रहा है वो अब आप यहां पर देखो। तो देखो मेडिकल फैसिलिटी में अगर एम्प्लॉय का ट्रीटमेंट इंडिया में करा दिया, ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराया तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। अगर एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल है, एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल मतलब सपोज देयर इज डॉक्टर त्रेहान, ठीक है। अब डॉक्टर त्रेहान जो है उनका मेडिकल उनका मेदांता हॉस्पिटल है, राइट। मेदांता हॉस्पिटल का कोई भी इंप्लॉई है, उसको अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो डॉक्टर त्रेहान ने कहा हाँ तो कोई बात नहीं, मेदांता में जाओ, आप ये कर लो, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, परक्विजिट हो गया। लेकिन क्या एम्प्लॉयर ने किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करवाया, नहीं, लेकिन एम्प्लॉयर ने अपने खुद के हॉस्पिटल में इलाज करवा दिया, तो ये हो गया आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट, ठीक है। या अगर किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में भी इलाज करवाया जाता है तो वो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, अदरवाइज इट इज फुल्ली टैक्सेबल, अदरवाइज इट इज फुल्ली टैक्सेबल। तो ट्रीटमेंट अगर इंडिया में हो रहा है तो फिर हमें देखना पड़ेगा ट्रीटमेंट अगर इंडिया में हो रहा है तो हमें देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो रहा है, एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में हो रहा है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में हो रहा है, या कहीं और हो रहा है। अगर इन 3 में हो रहा है तो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट, अदरवाइज टैक्सेबल। अब देखो, अगर ट्रीटमेंट इंडिया के बाहर करवाया जा रहा है, कोई ऐसी बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट इंडिया में हो ही नहीं पा रहा है, या फिर इंडिया में उस लेवल की फैसिलिटीज नहीं है, तो सपोज यूएस वगैरह भिजवा कर ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है, तो ऐसे में क्या होगा,
बेनिफिट ऑफ द ट्रीटमेंट, जितना भी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए खर्चा किया गया, दैट इज एग्जेम्प्ट अप टू द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई जो भी लिमिट प्रिस्क्राइब करेगा वो लिमिट है, ये आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी। बेनिफिट ऑफ स्टे, अब अगर आप आउटसाइड इंडिया जा रहे हो तो फिर वहां पर आपको रुकना भी पड़ेगा, वहां पर कहीं ना कहीं आपको रुकना होगा, और रुकना होगा तो उसमें भी अच्छे खासे डॉलर्स में खर्चा होगा। तो इसके लिए क्या होगा, एग्जेम्प्ट अप टू द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई। तो यहां पर भी एग्जेम्प्ट अप टू द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई हो गया। ठीक है, सुनना, ट्रीटमेंट और स्टे, ट्रीटमेंट और स्टे का जो बेनिफिट है दैट इज एग्जेम्प्ट अप टू द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई। लेकिन जो ट्रैवल का बेनिफिट है, ट्रैवल का बेनिफिट है वो डिपेंड करता है कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है। अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख तक है तब तो ये फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाता है। अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से ज्यादा है तब ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाता। ठीक, अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख तक है फुल्ली एग्जेम्प्ट, ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से ज्यादा है तो फुल्ली आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अब आओ इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। मेडिकल फैसिलिटी में दो चीजें हम लोगों को देखनी होंगी, ट्रीटमेंट इंडिया में हो रहा है या ट्रीटमेंट इंडिया के बाहर हो रहा है। अगर ट्रीटमेंट इंडिया में हो रहा है तो फिर देखना होगा कि क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हो रहा है या खुद के हॉस्पिटल से हो रहा है या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल से हो रहा है। अगर हाँ तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, अदरवाइज फुल्ली टैक्सेबल। अगर ट्रीटमेंट इंडिया के बाहर हो रहा है, ठीक है, सपोज यूएस वगैरह में हो रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि होटल और सॉरी मेडिकल फैसिलिटी जो भी है और जो स्टे है उसके एक्सपेंसेस का बेनिफिट आपको मिलेगा, वो एग्जेम्प्ट होंगे जितने भी आरबीआई ने लिमिट प्रिस्क्राइब की हुई है। लेकिन जो ट्रैवल का बेनिफिट है उसमें कितना एग्जेम्प्ट होगा वो देखना पड़ेगा। तो अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख तक है तब तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, अदरवाइज इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी से रिलेटेड, मेडिकल फैसिलिटी से रिलेटेड यहां पर जो भी चीजें हैं तो देखो, exemption for treatment is allowed for employee, spouse, children and dependent relatives, mother, father, brother, sister। ठीक है, तो ये वाला बेनिफिट जो परक्विजिट वाला बेनिफिट है ये किसको किसको दिया जा सकता है, तब ये वाले रूल्स अप्लाई करेंगे। तो अगर एम्प्लॉय के लिए खुद के लिए किया जा रहा है या एम्प्लॉय के स्पाउस के लिए या बच्चों के लिए या फिर डिपेंडेंट रिलेटिव्स के लिए, और डिपेंडेंट रिलेटिव्स में कौन आता है, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर। ठीक है, Exemption of stay and travel is allowed only for patient and one attendant। ठीक है, पेशेंट के साथ साथ सिर्फ एक अटेंडेंट होना चाहिए तभी उसका ये स्टे और ट्रैवल का एग्जेम्पशन आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको एक बंदा बीमार है उसके लिए पूरा का पूरा परिवार जा रहा है, चलो यूएस घूम के आते हैं, यूएस घूम के आते हैं, ये तो ठीक हो ही जाएगा हॉस्पिटल में, हम लोग तब तक घूम लेंगे, और एम्प्लॉयर ने सबका खर्चा बेयर कर दिया और सबका सबका एग्जेम्पशन भी मिल गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। तो एग्जेम्पशन ऑफ स्टे एंड ट्रैवल इज अलाउड ओनली फॉर पेशेंट एंड वन अटेंडेंट, राइट। और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। अगर एम्प्लॉयर कोई आपके बिहाफ पर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है तो वो पूरी की पूरी तरह से आपके हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाता है, उस पर आपको एक पैसा भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। ठीक है, तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। नाउ मई 23 के लिए अमेंडमेंट आया है। अमेंडमेंट क्या आया है वो मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं, आपके नोट्स में भी मैंने बोल्ड में करके दिया हुआ है। तो कोविड वालों के लिए कुछ अमेंडमेंट्स आए हुए हैं, आ जाओ इसको पढ़ते हैं। देखो, एनी सम paid by the employer in respect of any expenditure actually incurred by the employee on his medical treatment or treatment of any member of his family in respect of any illness relating to COVID-19 would not be treated as a perquisite subject to the conditions notified by the central government। ठीक है, इसको हम परक्विजिट नहीं मानेंगे। इसका मतलब सिंपली क्या हो गया कि अगर आप एम्प्लॉई हो, आपने अपने कोविड के इलाज के लिए, अपनी फैमिली में किसी भी मेंबर के कोविड के इलाज के लिए कुछ पैसा खर्च किया, एक्चुअल एक्सपेंडिचर खर्च किया, और वो आपके एम्प्लॉयर ने रीइंबर्स कर दिया, तो हम उसको परक्विजिट नहीं मानेंगे। परक्विजिट नहीं मानेंगे का मतलब क्या हो गया कि वो आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड है। क्या कंडीशंस है देखो, accordingly the central government has specified that for claiming benefit of such exemption the employee has to submit the following documents to the employer। तो आपको एम्प्लॉयर को कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। क्या क्या? The COVID-19 positive report of the employee or family member or medical report if clinically determined to be COVID-19 positive through investigations in a hospital or inpatient facility by treating physician of a person so admitted। Basically COVID-19 की पॉजिटिव रिपोर्ट आपको देनी पड़ेगी, राइट? या तो आपने खुद से करवाया होगा या फिर अगर आप किसी और बीमारी के लिए हॉस्पिटल में एडमिटेड हो, जैसे मैंने आपको बताया था मेरे दादाजी का ब्रेन हेमरेज हुआ था जब 2020 चल रहा था, राइट? तो 2020 में उन्हें न्यूरो हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, तो वहां पर उनका कोविड का टेस्ट भी हुआ था। तो अगर वहां पर वो कोविड पॉजिटिव निकल कर आ जाते, बाय गॉड्स ग्रेस वो नहीं निकल कर आए कोविड पॉजिटिव, लेकिन अगर मान लो वो अगर वो कोविड पॉजिटिव निकल कर आ जाते तो वो रिपोर्ट एम्प्लॉयर को सबमिट करनी पड़ती, राइट? दूसरा, all necessary documents of medical diagnosis or treatment of the employee or his family member for COVID-19 or illness related to COVID-19 suffered within 6 months from the date being determined as COVID-19 positive।
तो जो भी इसके पर्चे वर्चे हैं, ठीक है, कि जो भी डॉक्टर के साथ आपके कंसल्टेशंस हुए, जो भी डॉक्टर ने दवाइयां दी, जो भी मेडिकल बिल्स हैं, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, जिस दिन वो कोविड पॉजिटिव डिटरमिन हुआ उसके 6 महीने आगे तक के सारे ये वाले बिल्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ दिस कोविड 19 इलनेस है, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे। एंड नेक्स्ट, a certification in respect of all expenditure incurred on the treatment of COVID-19 or illness related to COVID-19 of the employee or any of the member of his family। तो एक सर्टिफिकेशन भी उसके लिए देना होगा। अगर आपने ये 3 चीजें की तो फिर एम्प्लॉयर ने अगर कुछ भी पैसा आपको रिइंबर्स किया होगा तो उसका आपको परक्विजिट की तरह से टैक्सेबल नहीं होगा, तो उस पर आपको टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है, आ जाओ, अब आओ क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। स्टडी मटेरियल, आईसीआई के स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 13। लेट्स सी। Compute the taxable value of perquisite in respect of medical facilities received by Mr. G from his employer during the previous year 22-23। आइए सर इसको देखा जाए कि कैसे होगा ये। लेट्स सी। देखो, सबसे पहला मेडिकल प्रीमियम पेड फॉर इंश्योरिंग हेल्थ ऑफ मिस्टर जी। तो ये मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो है ये तो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट हो जाता है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कुछ भी नहीं। उसके बाद देखो, ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जी बाय हिज फैमिली डॉक्टर। फैमिली डॉक्टर से ट्रीटमेंट अगर आप करवा रहे हो उसके लिए एम्प्लॉयर आपको रिइंबर्स कर रहा है, फुल्ली टैक्सेबल। 5,000 रुपए आपके लिए फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। 5,000 रुपए विल बी फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, उसके बाद देखो, ट्रीटमेंट ऑफ मिसेस जी इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मिसेस जी एम्प्लॉय की स्पाउस का ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो ये भी आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो यहां पर भी मैं एग्जेम्प्ट लिख देता हूं। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ मिसेस जीज ग्रैंडफादर इन अ प्राइवेट क्लिनिक। पहली बात तो ग्रैंडफादर तो डिपेंडेंट रिलेटिव हुए नहीं, डिपेंडेंट रिलेटिव में कौन आता है, मदर फादर ब्रदर सिस्टर, राइट, तो ग्रैंडफादर तो उसमें भी नहीं है। दूसरी बात, प्राइवेट क्लिनिक में करवाया जा रहा है, तो ये 12,000 पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 12,000 पूरा का पूरा टैक्सेबल। उसके बाद आओ आप, ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जीज मदर 68 इयर्स इंडिपेंडेंट बाय अ फैमिली डॉक्टर। फैमिली डॉक्टर से करवाया जा रहा है 8,000 रुपए, ये आपका पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि ठीक है डिपेंडेंट है, मदर है, सब कुछ है, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल या तो खुद का हॉस्पिटल या तो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल, 8,000 रुपए आपका टैक्सेबल हो जाएगा। 8,000 रुपए आपका टैक्सेबल हो गया। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जी सिस्टर डिपेंडेंट इन अ नर्सिंग होम। तो नर्सिंग होम में भी 3,000 रुपए जो आप खर्च कर रहे हो ये भी आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका टैक्सेबल हो गया। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जीज ब्रदर इंडिपेंडेंट, ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट है तो फिर इसके लिए क्यों दिया जा रहा है, 6,000 रुपए आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, 6,000 रुपए आपका टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद देखो, ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जीज फादर 75 इयर्स इंडिपेंडेंट अब्रॉड हुआ, तो ये ट्रीटमेंट वाला पैसा हुआ अब्रॉड। ठीक है, 50,000 रुपए। तो ट्रीटमेंट और स्टे का एग्जेम्पशन मिलता है टू द एक्सटेंट द लिमिट स्पेसिफाइड बाय आरबीआई, राइट। तो 50,000 रुपए का खर्चा हुआ। अच्छा, एक्सपेंसेस ऑफ स्टेइंग अब्रॉड ऑफ द पेशेंट, तो स्टे का खर्चा हुआ 30,000 रुपए का, तो 50,000 और 30,000 रुपए टोटल 80,000 रुपए का खर्चा हुआ। और आरबीआई ने जो लिमिट स्पेसिफाई की है वो 75,000 रुपए की लिमिट स्पेसिफाई की है, तो 80,000 में से 75,000 का ही एग्जेम्प्ट होगा और 5,000 आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो 50,000 आपका ये हो गया मिस्टर जीज फादर, या 50,000 ये हो गया, ठीक, 30,000 ये हो गया, 30,000 ये हो गया। उसके बाद 80,000 रुपए यहां पर आया, लिमिट स्पेसिफाइड बाय आरबीआई 75,000, तो 5,000 आपका ये टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, 5,000 ये टैक्सेबल हो जाएगा। अब आ जाओ, कैलकुलेटर देवता को बुलाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। खुल जाओ भाई। हाँ, 5,000 प्लस 12,000 प्लस 8,000 प्लस 3,000 प्लस 6,000 प्लस 5,000, कितना आता है, ये आता है 39,000। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट हो जाएगी 39। ठीक है, आई एम श्योर सब समझ में आ गया। बोलो निश्चय फॉरएवर, बोलो निश्चय फॉरएवर। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और जितने भी और स्टूडेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते मेन क्लासेस या कुछ भी, तो वो लोग, तो उन लोगों तक भी इस वीडियो की रीच पहुंचेगी, राइट। सो यू विल बी हेल्पिंग योर कम्युनिटी एज वेल। सो लाइक कर दो, मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा और बाकी सारे लोगों तक भी ये वाली वीडियो पहुंच जाएगी। ठीक है सर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा आपके सामने,
मई 2014 में 8 मार्क्स का आया था, आईसीआई के स्टडी मटेरियल में भी क्वेश्चन नंबर 2 है। आओ देखते हैं। Miss Raki is an employee in a private company. She receives the following medical benefits from the company during the previous year 22-23. Reimbursement of the following medical expenses incurred by Miss Raki. तो reimbursement मिला है किसके लिए, आओ देखो। On treatment of her self-employed daughter in a private clinic. तो ये तो आपका taxable हो जाएगा, ठीक है। On treatment of herself by family doctor, ये 8,000 रुपए भी taxable हो जाएगा। On treatment of her mother-in-law dependent on her in a nursing home, तो ये भी आपका taxable हो जाएगा, क्योंकि अगर आपका ट्रीटमेंट इंडिया में होता है तो फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल या खुद के हॉस्पिटल में होना चाहिए, तभी ये आपका एग्जेम्प्ट होता है, अदरवाइज ये टैक्सेबल हो जाएगा। तो पॉइंट नंबर 1 विल बी टैक्सेबल, ठीक है। यहां एग्जामिन द टैक्सेबिलिटी ऑफ द अबव बेनिफिट्स एंड अलाउंसेस इन द हैंड्स ऑफ राखी। यहां पर क्या दिया हुआ है, एग्जामिन दिया हुआ है, एग्जामिन करो, ठीक है। तो आपको एक एक ट्रीटमेंट के बारे में बात करनी है, यहां पर आपको टोटल वैल्यू ऑफ परक्विजिट कैलकुलेट नहीं करनी है, यहां पर आपको एग्जामिन करना है, ठीक है। पुराने वाले क्वेश्चन में क्या था, पुराने वाले क्वेश्चन में क्या था, कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द परक्विजिट, ठीक है। तो ये भी आपको देख के समझना पड़ेगा कि किस वाले क्वेश्चन में आपको किस तरह से सॉल्व करना है, कि आपकी अप्रोच होनी चाहिए। तो यहां पर क्या है, कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू। तो आपने इंडिविजुअली सबका कंप्यूटेशन बनाया और कंप्यूटेशन करके आपने बता दिया कि 39,000 रुपीज इज द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परक्विजिट, राइट। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एग्जामिन द टैक्सेबिलिटी ऑफ द अबव बेनिफिट्स। तो एक एक बेनिफिट को लेकर आपको बस डिस्कस करना है, यू डोंट नीड टू प्रिपेयर अ प्रॉपर कंप्यूटेशन एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परक्विजिट, राइट। आओ तो सबसे पहला वाला क्या हो गया, reimbursement of medical expenses incurred by Mrs. Rakhi. तो the amount of 4,000 reimbursed by her employer taxable, employer 4,000 taxable हो गया क्योंकि प्राइवेट क्लिनिक में है। 8,000 reimbursed by the employer for the treatment of Miss Rakhi family doctor is taxable, और उसके बाद amount of 5,000 reimbursed by her employer for treatment of a dependent mother-in-law in a nursing home is taxable. The aggregate sum of 17,000 specified ABC above reimbursed by the employer is taxable perquisite. तो ये 17,000 रुपए आपका टैक्सेबल हो जाता है। आओ नेक्स्ट देखते हैं। पॉइंट नंबर 2, पेमेंट ऑफ प्रीमियम ऑफ मेडिकल प्रीमियम पॉलिसी टेकन ऑन हर हेल्थ। तो 7,500 रुपए का जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, राइट, क्योंकि एनी प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर इज ऑलवेज एग्जेम्प्ट। तो देखो, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 7,500 रुपीज पेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर इंश्योरिंग हेल्थ ऑफ मिस राखी इज अ टैक्स फ्री परक्विजिट, ठीक है। तो वो टैक्स फ्री परक्विजिट है। नेक्स्ट, मेडिकल अलाउंस। तो मेडिकल अलाउंस अब आई आती है 2,000 रुपए पर मंथ की। मेडिकल अलाउंस 2,000 रुपीज पर मंथ की आती है, और ये मेडिकल अलाउंस अगर आपको याद हो तो ये फुली टैक्सेबल अलाउंस होती है, राइट। सो मेडिकल अलाउंस ऑफ 2,000 रुपीज पर मंथ, दैट इज 24,000 रुपीज पर annum is a fully taxable allowance. Next, medical expenses reimbursed on a son's treatment in a government hospital. तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है, सन का ट्रीटमेंट हो रहा है, तो ये आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो reimbursement of medical expenses of 5,000 rupees on a son's treatment in a hospital maintained by the government is a tax-free perquisite. उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ, expenses incurred by a company on the treatment of a minor son abroad including stay expenses, ठीक है। तो जो ट्रीटमेंट और स्टे का वो होता है, वो तो आपको कितने का मिलता है, लिमिट प्रिस्क्राइब बाय द आरबीआई। तो 1,05,000 रुपए का आपको, जो भी 1,05,000 रुपए का आपने स्टे और ट्रीटमेंट में खर्चा किया है, इसका आपको कितने का बेनिफिट मिलेगा, जो भी आरबीआई ने लिमिट प्रिस्क्राइब की होगी। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू फॉरेन ट्रैवल ऑफ राखी एंड हर सन अब्रॉड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो अपने सन का ट्रीटमेंट बाहर करवाया, तो ट्रीटमेंट और स्टे का जो खर्चा है वो तो 1,05,000 रुपए का है, और ट्रैवल का जो खर्चा है वो 1,20,000 का है, ठीक है। तो ये वाला जो खर्चा होता है 1,05,000 का ट्रीटमेंट और स्टे का, ये तो एग्जेम्प्ट होता है टू द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई। और ये वाला जो 1,20,000 का ट्रैवल वाला होता है, ये डिपेंड करता है कि ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख है या 2 लाख से कम है, 2 लाख तक है या 2 लाख से ज्यादा है। अगर 2 लाख तक है तब तो फुली एग्जेम्प्ट, अगर 2 लाख से ज्यादा है तो फुली टैक्सेबल। लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई फॉर एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट एंड स्टे अब्रॉड। तो मेडिकल ट्रीटमेंट और स्टे के लिए जो लिमिट है वो $2.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर है अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। तो बस यहां पर भी आपको $2.5 लाख दिया हुआ है। तो अब आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। यहां पर आप इसको कैलकुलेट कर ही नहीं सकते थे, कैलकुलेट तो आप इसको कर ही नहीं सकते थे, ठीक है, क्योंकि अब यहां पर ये 1,05,000, यहां पर इस वाले क्वेश्चन में आपको ये दिया ही नहीं है कि $1 रुपए का कितना है, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ रहा है, एग्जामिन द टैक्सेबिलिटी। तो आपको बस डिस्कस करना है, यहां पर ये भी नहीं दिया हुआ है कि इसकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है 2 लाख तक है, 2 लाख से ज्यादा है, 2 लाख से कम है, क्या है, ठीक है, ये भी आपको नहीं दिया हुआ है।
तो आप देखो इसका आंसर किस तरह से लिखा जाएगा। तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ द लॉ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर वुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द परक्विजिट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। क्या क्या चीजें आपकी एक्सक्लूड की जाएंगी? एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली ऑफ सच एम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया इंक्लूडिंग स्टे एक्सपेंसेस। यानी ये 1,05,000 रुपए की बात हो रही है यहां पर, ठीक है, ट्रीटमेंट और स्टे 1,05,000 रुपए। दूसरा, expenditure on travel of the employee or any member of the family of such employee for medical treatment and one attendant who accompanies a patient in connection with such treatment, और इस केस में ये 1,20,000 रुपए होता है। कंडीशंस क्या क्या है? The conditions subject to which the above expenditure would be exempt are as follows. So देखो, expenditure on medical treatment and stay abroad would be excluded from perquisite to the extent permitted by Reserve Bank of India. Right? The expenditure on travel would be excluded from the perquisite only in case of an employee whose gross total income as computed before including the said expenditure does not exceed 2 lakh rupees. वही वाली बात हो गई जो हम लोग बात कर रहे हैं बस, लेकिन ऑफ कोर्स आपको ये लीगल लैंग्वेज में लिखना किस तरह से वो डेफिनेटली आपको यहां से देखना पड़ेगा, राइट? अब देखो, since the expenditure on medical treatment and stay abroad does not exceed the limit prescribed permitted by RBI, they would be fully exempt. However, the foreign traveler Mrs. Raki and a minor son born by the employer would be excluded from the perquisite only if gross total income of Ms. Raki as computed before including said expenditure does not exceed 2 lakh rupees. ठीक है, अब देखो यहां पर ये कैसे पता चलेगा कि ये फुली एग्जेम्प्ट है या नहीं? यहां पर इन लोगों ने एक लाइन दे दी है, since the expenditure on medical treatment and stay abroad does not exceed the limit prescribed by RBI. ठीक है, तो देखो अब यहां पर आरबीआई ने 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख डॉलर्स तक की लिमिट दी हुई है, ठीक है। अब ये तो कॉमन सेंस है ना, यहां पर ट्रीटमेंट और स्टे 1,05,000 रुपए हो रहा है और आरबीआई ने 2.5 लाख डॉलर्स तक की लिमिट दी हुई है, ठीक है। अगर कुछ 1 लाख डॉलर्स या 50,000 डॉलर्स या 25,000 डॉलर्स बोलता तब तो हम एक बार फिर भी सोचते, लेकिन 2.5 लाख डॉलर्स आर एब्सोल्युटली गोइंग टू बी मोर देन 1,05,000 रुपीज, राइट? तो इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट, हिमालय लिमिटेड, हिमालय लिमिटेड, ये वाला क्वेश्चन देखो, हिमालय लिमिटेड reimburses the following expenditure on medical treatment of the son of an employee Karan. The treatment was done at UK. ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1,15,000 रुपए, ये डिपेंड करेगा ग्रॉस टोटल इनकम पर। अगर ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख तक हुई तब तो ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पूरी तरह से एग्जेम्प्ट। अगर ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से ज्यादा हुई तो ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पूरी तरह से टैक्सेबल। Stay expenses at UK permitted by RBI 45,000 rupees, actual expenses 70,000 rupees. तो स्टे के लिए 45,000 रुपए आरबीआई ने अलाउ किया, 70,000 रुपए का एक्चुअल खर्चा हुआ, तो 70 माइनस 45 टैक्सेबल परक्विजिट। उसके बाद मेडिकल एक्सपेंसेस परमिटेड बाय आरबीआई 50,000, एक्चुअल एक्सपेंसेस 70,000। तो यहां पर ये जो ट्रीटमेंट और स्टे है, अब इस वाले क्वेश्चन में ट्रीटमेंट और स्टे के लिए अलग अलग लिमिट्स दी हुई है, तो अब आपको अपना परेशान नहीं होना है कि ट्रीटमेंट और स्टे की एक लिमिट देखनी है या अलग अलग लिमिट्स देखनी है या क्या करना है या कैसे करना है। यहां पर तो साफ साफ दिया हुआ है ना, यहां पर आपको साफ साफ दिया हुआ है। तो अभी स्टे में, अगर स्टे एक्सपेंसेस में आरबीआई ने 45,000 बोला हुआ है, एक्चुअल आपका 70 है, तो 70 माइनस 45 विल बी टैक्सेबल। अगर ट्रीटमेंट के लिए आरबीआई ने 50 बोला हुआ है और एक्चुअल एक्सपेंसेस 70 है, तो 70 माइनस 50 यानी 20,000 विल बी टैक्सेबल। और ये जो ट्रैवलिंग है इसके लिए देखते हैं कि ग्रॉस एनुअल सैलरी कितनी है, तो ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है। Compute the taxable perquisites in the hands of Mr. Karan if his annual income from salary after standard deduction was 1,50,000 रुपए, 1,50,000 रुपए, और दूसरा 1,56,000 रुपए। ठीक है, पहले ग्रॉस टोटल इनकम, एनुअल इनकम फ्रॉम सैलरी आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन से के बाद, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका 50,000 रुपए वाला जो होता है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद जो भी एनुअल इनकम फ्रॉम सैलरी है वो है 1,55,000 रुपए की, और दूसरे केस में वो है 1,56,000 रुपए की। ठीक है, आ जाओ देखते हैं, लेट्स सी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर इनकम फ्रॉम सैलरी आपकी 1,55,000 रुपए, तो फिर क्या होगा। तो देखो, स्टे एक्सपेंसेस 70 माइनस 45, 70 माइनस 45, 70,000 माइनस 45,000, ये कितना आता है 25,000, तो ये आपका 25,000 टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद 70 माइनस 50, तो ये 20,000 आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के बारे में अभी हम लोग बात करते हैं। देखो, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को इंक्लूड किए बिना, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को इंक्लूड किए बिना अगर आपकी टोटल इनकम 2 लाख तक है तब तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टैक्सेबल है। ठीक है, यही तो बात थी, अभी हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में ये देखा, as computed before including the said expenditure should not exceed 2 लाख रुपीस। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करने से पहले की ग्रॉस टोटल इनकम देखो आप,
अगर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वाली इनकम को इंक्लूड करने से पहले की ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से ज्यादा जा रही है, तभी आप ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को इंक्लूड करके टैक्सेबल बनाओ, लेकिन अगर 2 लाख से कम है तो एग्जेम्प्ट। ठीक, इधर देखो, तो 25 प्लस 20, 25 प्लस 20, 25 प्लस 20 कितना हो गया, 45 हो गया, और 1,55 इसकी वैसे सैलरी थी। ठीक है, तो 1,55, 1,55,000 रुपए प्लस 25,000 रुपए प्लस 20,000 रुपए, कितना आता है ये, 2 लाख रुपए आता है। तो ग्रॉस टोटल इनकम एग्जैक्टली 2 लाख रुपीस हो गई। ठीक है, और यहां पर क्या था, डज नॉट एक्सीड 2 लाख, तो यहां पर तो 2 लाख से एक्सीड कर नहीं रही है, तो यहां पर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आप बिल्कुल भी नहीं गिनोगे, और ये 45,000 रुपीस की आपकी टैक्सेबल परक्विजिट निकल कर आ जाएगी। राइट, इस वाले में देखते हैं, अगर आपकी इनकम 1,56,000 रुपए है तो डेफिनेटली ऑब्वियसली 2 लाख रुपीस को क्रॉस कर जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर इंक्लूडिंग द सेट ट्रैवल एक्सपेंडिचर, एंड हेंस ट्रैवल एक्सपेंडिचर विल बी फुल्ली टैक्सेबल। राइट, तो ये कितना है, ये वही आपका 25,000 रुपए, ये आपका 20,000 रुपए, और अब अगर आप 1,56 प्लस 45 करते हो, 1,56,000 रुपए प्लस 45,000 करते हो, तो 2,01,000 रुपए आ जाता है, which exceeds 2 लाख रुपीस, एंड हेंस द ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर विल बी टैक्सेबल। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर कितने थे, ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर 1,15,000 के थे, तो यहां पर 1,15,000 रुपए विल बी टैक्सेबल। तो टोटल वैल्यू ऑफ मेडिकल परक्विजिट्स कितनी आ गई, 25,000 प्लस 20,000 प्लस 1,15,000 है भाई, 1,15,000, दिस इज 1,60,000। ठीक है सर, ये आ गया आपका 1,60,000। आई एम श्योर आप सबको समझ में आ गया। बोलो निश्चय फॉरएवर, बोलो निश्चय फॉरएवर। एंड वंस अगेन, अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, बिकॉज आई एम श्योर कि ये वाला जो फास्ट ट्रैक कोर्स है, दिस इज एक्चुअली एडिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू फॉर ऑल ऑफ यू। राइट, तो अगर आपको वैल्यू मिल रही है तो थोड़ा सा एक छोटा सा तरीका होता है आपका रेसिप्रोकेट करने का, एंड दैट इज जस्ट बाय लाइकिंग द वीडियो एंड कमेंटिंग ऑन इट। राइट, तो आप अगर लाइक कर दोगे, कमेंट करोगे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मेरे अंदर और जोश आता है कि मैं आप लोगों के लिए और बेहतर नोट्स बनाऊं, और बेहतर लेक्चर्स लेकर आऊं, फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आऊं। बस आप वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है, अभी सेशन खत्म नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ 37 मिनट्स हुए। ठीक है, 1.5 घंटे का सेशन होता है ऑन एन एवरेज। तो चलो आओ आगे चलते हैं। नेक्स्ट, फ्रिंज बेनिफिट्स टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज। अब ये फ्रिंज बेनिफिट्स का क्या मतलब होता है, कोई भी एम्प्लॉय की अगर सैलरी वगैरह होती है तो उसके अलावा अगर आप कुछ भी और एक्स्ट्रा बेनिफिट करते हो तो उसको फ्रिंज बेनिफिट बोलते हैं, और इसको भी परक्विजिट की तरह से कंसिडर कर लिया जाता है। ठीक है, इसे भी परक्विजिट की तरह से कंसिडर किया जाता है। अब आ जाओ, देखो सबसे पहला फ्रिंज बेनिफिट है इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन। ठीक है, मैं किसी कंपनी में अगर जॉब करता हूं और एम्प्लॉयर ने मेरे को लोन दे दिया सपोज 1 लाख रुपए का, और कहा कि नहीं मैं इस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लूंगा, तो ये तो मेरे लिए क्या हो गया, फायदा हो गया। क्योंकि अगर मैं सपोज बाहर बैंक से लोन लेने जाता तो मेरे को आराम से 8-9% का इंटरेस्ट देना पड़ जाता। राइट, लेकिन मैंने एम्प्लॉयर से लोन ले लिया, एम्प्लॉयर ने कहा यार चल यार ठीक है यार निशांत, तू तो मेरा भाई है यार, तू ना 1 लाख रुपए का लोन तेरे को चाहिए, मैं तेरे को लोन देता हूं, मैं तेरे से कोई भी इंटरेस्ट नहीं लूंगा, इंटरेस्ट फ्री लोन है। ठीक है, तो जो जितना भी इंटरेस्ट वाला पोर्शन था दैट इज परक्विजिट फॉर मी, तो दैट विल बी टैक्सेबल। ठीक है, अगर मान लो एम्प्लॉयर ने ऐसा कहा, कि चल ठीक है यार बाहर का जो रेट है वो तो 10% का रेट है, मैं तेरे को 4% के रेट पर लोन दे देता हूं। ठीक है, जिससे ये ना हो कि फ्री में लोन दिया, तो फिर भी 6% का जो इंटरेस्ट है, जो डिफरेंस है 10% बाहर का है, अगर मैं बाहर से लेता तो मुझे 10% इंटरेस्ट पे करना पड़ता, लेकिन क्योंकि मैंने अपने एम्प्लॉयर से ले लिया तो मुझे सिर्फ 4% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो ये जो 6% का गैप है यही मेरी टैक्सेबल परक्विजिट वैल्यू हो जाती है। तो देखो टैक्सेबल परक्विजिट क्या होगा, लोन अमाउंट इनटू एसबीआई इंटरेस्ट रेट ऑन 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर। ठीक, तो प्रीवियस ईयर 22-23 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो प्रीवियस ईयर 22-23 में अगर कुछ भी लोन मिला तो 1 अप्रैल 2022 को एसबीआई का क्या रेट था उससे हम लोग अपना बेंचमार्किंग करेंगे, उससे हम लोग कंपैरिजन करेंगे, माइनस एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो भी इंप्लॉयर ने मुझसे चार्ज किया है। राइट, नोट्स, इफ एग्रीगेट लोन इज अप टू 20,000 रुपीज देन इंटरेस्ट बेनिफिट इज नॉट टैक्सेबल। ठीक है, तो अगर लोन 20,000 तक का है तो फिर इंटरेस्ट बेनिफिट पे कोई टैक्स मुझे नहीं देना पड़ेगा। और दूसरा, इफ लोन इज टेकन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड डिजीज देन इंटरेस्ट बेनिफिट इज नॉट टैक्सेबल इवन इफ लोन अमाउंट इज मोर देन 20,000 रुपीज। लेकिन अगर लोन दिया सपोज एम्प्लॉयर ने किसी स्पेसिफाइड डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए, तब भी चाहे वो 20,000 से ऊपर ही क्यों ना हो, उस पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आओ सर क्वेश्चन किया जाए तो और क्लैरिटी के साथ चीजें समझ में आएंगी। नवंबर 2002 में यह सवाल आपका आया था। लेट्स सी, Ram is working as a general manager of A Limited on a monthly salary of 20,000 rupees. In the previous year ending 31st March 23, the company provided him the following. ठीक है,
इंटरेस्ट फ्री लोन ऑन 1st October 2022 फॉर परचेज ऑफ रेजिडेंशियल फ्लैट रीपेबल इन 8 years, SBI रेट 12.25%, 5 लाख रुपए का। ठीक है, तो अभी 1 अक्टूबर 2022 को लोन मिला है। 1 अक्टूबर 2022 से लेकर 31 मार्च 2023, 6 महीने का इंटरेस्ट इसको पे करना पड़ जाता, लेकिन नहीं पे करना पड़ेगा क्योंकि एम्प्लॉयर ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है। तो 12.5% इंटू 5 लाख इंटू 6/12, ये 6 महीने का जो इंटरेस्ट है, दिस विल बी द टैक्सेबल परक्विजिट। उसके बाद देखो, एजुकेशन लोन फॉर सन, SBI रेट 11.5%, 15,000 रुपए। यहां पर जो लोन अमाउंट है वो 20,000 से कम है, तो इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, सॉरी, एग्रीगेट लोन होना चाहिए। एग्रीगेट लोन 20,000 से कम होना चाहिए। एग्रीगेट लोन इज अप टू 20,000। ठीक है, तो एग्रीगेट लोन तो नहीं है, एक लोन तो हमारा ऑलरेडी एक्स्ट्रा आ गया यहां पर, कितने का, 5 लाख रुपए का। तो एग्रीगेट लोन 20,000 से कम नहीं है ना, टोटल 20,000 से ऊपर हो गया, तो फिर ठीक है, ये भी टैक्सेबल हो जाएगा, 11.5% पर टैक्सेबल हो जाएगा। लोन फॉर परचेज ऑफ कंप्यूटर ऑन 1 August 22, 8% इंटरेस्ट पर एनम, SBI रेट इज 15.25%। ठीक है, तो ये जो भी डिफरेंस है 15.25 माइनस 8%, ये जो भी डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो लेट्स सी, सिंपल क्वेश्चन है। You are required to state the basis for calculation and compute the chargeable perquisite। तो आपको chargeable perquisite को compute भी करना है। Let's see। सबसे पहला, interest free loan for purchase of residential flat। तो देखो 5 लाख रुपए पर 12.5%, 6/12। ठीक है, 12.25%, 6 महीने का ऑन 5 लाख रुपीस। तो देखो कितना आता है ये, कितना आवत है 5 लाख रुपए इंटू 0.1225 into 6/12, this is what, 30,625, 30,620। ठीक है, उसके बाद आप इधर देखो, उसके बाद क्या है, ये एजुकेशन लोन है 15,000 रुपए का, 11.5%। तो यहां पर तो दिया नहीं है, डेट दी हुई नहीं है। ठीक है, डेट दी नहीं हुई है। अच्छा, यहां पर दिया तो है 1 अप्रैल 2022 को ही दिया है। ये दोनों के दोनों लोन्स जो हैं, ए और बी, ये 1 अक्टूबर 2022 को दिए हुए हैं। तो ठीक है, इस पर भी 6 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा। तो 15,000 पर क्या रेट है, 0.115 इंटू 6/12, ये आता है 862.50, 862.50 ये आ जाता है। और उसके बाद आता है आपका लोन फॉर परचेज ऑफ कंप्यूटर, ये भी 1 अक्टूबर को लिया था, 8% इंटरेस्ट से, 15.25 माइनस 8%, 30% का। तो 30% पे 15.25 माइनस 8 इंटू 6/12। ठीक, तो देखो 15.25 माइनस 8, ये आता है 7.25%। तो 30,000 पर 7.25 इंटू 6/12, ये हो गया 1087.5, 1087.50। तो टोटल कितना आ गया, 30,625 प्लस 862.5 प्लस 1087.5, ये आता है 32,575, 32,570। अब देख लो, since the aggregate value of all the loans during the previous year exceeds 20,000 rupees, hence education loan though less than 20,000 rupees shall also be considered for valuation of perquisite। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा निकल कर आता है ट्रैवलिंग, टूरिंग एंड अकोमोडेशन। तो आ जाओ, इससे रिलेटेड देखते हैं। तो ये अब थोड़े से थियोरेटिकली आएगा, इससे रिलेटेड कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बट आप एक बार देख जरूर लो, जिससे आपको एक तो समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीजें होती हैं, और बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीजें लगेंगी, आपको दिल से आवाज आएगी कि हाँ यार ठीक है, इतना एग्जेम्प्ट होना चाहिए, इतना टैक्सेबल होना चाहिए। ठीक है, तो आइए सर, इसके बारे में हम लोग एक एक करके बात करते हैं। लेट्स सी। तो इफ ट्रैवलिंग, टूरिंग, अकोमोडेशन एटसेट्रा एक्सपेंसेस आर पेड और रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर, अगर ये जो ट्रैवलिंग, टूरिंग और अकोमोडेशन वाले होते हैं, इनके एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर ने रीइंबर्स किए, या तो पे किए या तो रीइंबर्स किए, तो फिर क्या होगा, the value of traveling, touring and accommodation and any other expenses paid or borne or reimbursed by the employer for any holiday availed of by the employee or any member of his household other than leave, travel concession or assistance shall be determined as a sum equal to the amount of the expenditure incurred by such employer in that behalf। अब ये लीव ट्रैवल कंसेशन क्या होता है, इसको या तो हम लोग आज ही वाले सेशन में पढ़ लेंगे या फिर कल वाले सेशन में पढ़ेंगे। तो लीव ट्रैवल कंसेशन एक ऐसी चीज होती है जो कि आपका अलाउड होता है, एज एन वो उसमें कुछ कुछ होता है। लीव ट्रैवल कंसेशन इज बेसिकली एन अलाउंस काइंड ऑफ अ थिंग।
ठीक है। तो लीव ट्रैवल कंसेशन को एक तरह से अलाउंस या फिर प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी आप बोल सकते हो। तो परसों जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने कहा था ना सैलरी में क्या क्या चीजें आती हैं, तो सैलरी में सैलरी तो आती है, प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी भी आ जाता है। तो अभी इस समय लीव ट्रैवल कंसेशन समझाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन या तो आज की क्लास में ही हम लोग थोड़ी देर में लीव ट्रैवल कंसेशन के बारे में बात करेंगे, या फिर कल वाली क्लास में हम लोग लीव ट्रैवल कंसेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसमें थोड़ा सा एग्जेम्पशन होता है, थोड़ा सा टैक्सेबल होता है, जिस तरह से अलाउंसेस वगैरह होती हैं उस तरह से होता है। तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि अगर कोई भी ट्रैवलिंग, टूर, अकोमोडेशन वगैरह कुछ भी होता है, इसका पैसा अगर एम्प्लॉयर ने रीइंबर्स किया या पे किया, तो लीव ट्रैवल कंसेशन वाले जो भी एग्जेम्पशन है उसको हटाकर जितना भी एम्प्लॉयर पे कर रहा है वो सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। और ये कॉमन सेंस वाली बात भी है ना, मेरा एम्प्लॉयर मेरे घूमने के खर्चे क्यों बेयर करेगा भाई? ठीक है, मेरा जो एम्प्लॉयर है वो मेरे घूमने के खर्चे क्यों बेयर करेगा? तो ऑब्वियसली ये मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा। आओ देखो, if traveling, touring and accommodation etc facilities are maintained by employer to particular employees only, अगर ये particular employees के लिए हो रहा है तो फिर क्या होता है, where such facility is maintained by the employer and is not available uniformly to all employees, the value of benefit shall be taken to be the value at which such facilities are offered by other agencies to the public। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि सपोज कोई एक कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी ने अपने सिर्फ एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज को, जैसे ये हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए स्पेशल फैसिलिटी बना रखी है कि अगर आप इस लेवल के एम्प्लॉई हैं तो फिर हम आपको इतने का ट्रैवल, टूर, अकोमोडेशन वगैरह सब कुछ देंगे। ठीक है, तो फिर अब इनके लिए टैक्सेबल वैल्यू क्या आ जाएगी? इनके लिए टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू, वो नहीं जो कंपनी ये दे रही है, वो वैल्यू जो कि बाकी एजेंसीज जनरल पब्लिक को देती हैं वो। अगेन इसमें बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते बातें नहीं है, लेकिन फिर भी आप इतना याद रख लेना कि where such facility is maintained by the employer and is not available uniformly to all employees, सभी एम्प्लॉइज के लिए, सभी लेवल के एम्प्लॉइज के लिए बराबरी से अवेलेबल नहीं है, then the value of benefit shall be taken to be the value at which such facilities are offered by other agencies to the public। जो बाकी एजेंसीज हैं वो पब्लिक को जिस वैल्यू पर दे रही है वही वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट हो जाएगी। राइट, एक्सपेंसेस ऑन एनी मेंबर ऑफ हाउस होल्ड अकम्पनिंग, और ये भी कॉमन सेंस वाली बात है ना, ये भी कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, मतलब हमें इससे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना कि हमारा एम्प्लॉयर स्पेसिफिकली हमारे लिए कर रहा है या बाकी सबके लिए कर रहा है, क्योंकि बात एकदम सिंपल सी है। अगर एम्प्लॉयर ने हमारे लिए कुछ भी खर्चा बेयर किया, अगर एम्प्लॉयर ने हमारे लिए कुछ भी खर्चा बेयर किया तो वो हमारे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। राइट, अब अगर एम्प्लॉयर ने हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए और हमारे जैसे कुछ और लोगों के लिए खर्चा बेयर किया, तो हम देखेंगे वो वाला खर्चा नहीं जो एम्प्लॉयर ने बेयर किया, वो खर्चा जहां पर अदर एजेंसीज जनरल पब्लिक को वो खर्चा करवाती हैं, अदर एजेंसीज जनरल पब्लिक को जिस पैसे पर वो सारी चीजें प्रोवाइड करवाती हैं, वो वाली चीज, वो वाला जो पैसा होगा, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परक्विजिट। आगे देखो, एक्सपेंसेस ऑन एनी मेंबर ऑफ हाउस होल्ड अकम्पनिंग सच एम्प्लॉई ऑन ऑफिस टूर। ठीक, ऑफिस का टूर हुआ, ठीक है, सपोज अनअकैडमी ने मेरे को बुलाया कि अनअकैडमी 1 का इवेंट है सपोज, ठीक है, निशांत सर आप आइए, और मैंने अपनी वाइफ को भी टांग लिया, मैंने कहा चलो चलो आओ चारू, घूमते, और अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है होटल का स्टे वगैरह सब कुछ। तो फिर क्या होगा, where the employee is on official tour, तो एम्प्लॉई, मैं तो ऑफिशियल टूर पे हूं, ऑल्दो मैंने आप लोगों को पहले कई बार बताया हुआ है कि अनअकैडमी के साथ मेरा एम्प्लॉयर एम्प्लॉई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट फिर भी फॉर द पर्पस ऑफ दिस एग्जांपल आई एम जस्ट कंसीडरिंग कि सपोज मैं अनअकैडमी का एम्प्लॉई हूं, ठीक है, सपोज मैं अनअकैडमी का एम्प्लॉई हूं, तो उसमें क्या होगा कि मैं तो ऑफिशियल टूर पे हूं एंड द एक्सपेंसेस आर इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मेंबर ऑफ हिज हाउसहोल्ड अकम्पनिंग हिम, द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर सो इनकर्ड शैल बी अ फ्रिंज बेनिफिट और अमेनिटी। इसका मतलब क्या हो गया कि चारों के स्टे, ट्रैवल, टूर, अकोमोडेशन के लिए जितना पैसा अनअकैडमी खर्च करेगा वो मेरे हाथ में एज अ टैक्सेबल परक्विजिट होगा, मेरे हाथ में, नॉट चारों के हाथ में, मेरे हाथ में। ठीक है, तो मेरे लिए जितना भी, मैं ऑफिशियल टूर पर हूं, तो ऑफिशियल टूर पर तो कोई भी कंपनी मेरे लिए कितना भी खर्चा कर दे वो मेरे हाथ में क्यों टैक्सेबल होगा? ठीक है, मैं घूमने थोड़ी जा रहा हूं, मैं मस्ती करने थोड़ी जा रहा हूं, वो तो मैं कंपनी के काम पर जा रहा हूं, तो मेरे हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं अपने साथ साथ अपनी बीवी को भी लेकर जा रहा हूं और बीवी का भी खर्चा ऑफिस बेयर कर रहा है, तो ऑफिस जो बीवी का खर्चा ऑफिस ने बेयर किया वो मेरे हाथ में टैक्सेबल परक्विजिट हो जाएगा। इफ ऑफिशियल टूर इज एक्सटेंडेड एज वेकेशन, अब देखो, if any official tour is extended as a vacation, the value of such fringe benefit shall be limited to the expenses incurred in relation to such extended period of stay or vacation. The amount so determined shall be reduced by the amount if any paid or recovered from the employee for such benefit or amenity. इसका मतलब क्या हो गया? Again, imagine मैं अनअकैडमी का एम्प्लॉई हूं, राइट, अनअकैडमी वालों ने कहा कि आ जाओ निशांत सर, अनअकैडमी 1 वाला इवेंट हो रहा है, आपको एक होटल वगैरह में रुकवा देंगे। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। अब मैं ऑफिशियल टूर से बैंगलोर गया, राइट,
अनअकैडमी 1 का इवेंट है एक दिन का, अनअकैडमी 1 का इवेंट है एक दिन का। मैंने अनअकैडमी वालों से कहा कि मैं ना 2 दिन और रुकना चाहता हूं, क्योंकि मेरे कई सारे कजिन्स और दोस्त हैं वहां पर, मैं उन लोगों से मिलकर उसके बाद वापस प्रयागराज आना चाहता हूं। तो अब मेरे ट्रैवल फूड स्टे का अरेंजमेंट 2-3 दिन के लिए और 2 दिन और के लिए अनअकैडमी वालों ने किया। तो मेरे हाथ में परक्विजिट कितनी आएगी? वो जो 2 दिन जो एक्स्ट्रा हुआ। एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। जब तक मैं ऑफिशियल टूर में हूं तब तक तो मेरे हाथ में कोई अलग से टैक्सेबल परक्विजिट नहीं आई, राइट? लेकिन जब ऑफिशियल टूर खत्म हो गया और उसके बाद मैं उसको एक्सटेंड कर रहा हूं एज अ वेकेशन, कि ऑफिशियल टूर खत्म हो गया, 2 दिन के लिए मैं एक्स्ट्रा रुका। क्यों रुका? क्योंकि मैं अपने कजिन से मिलूंगा, अपने दोस्तों से मिलूंगा। इसका खर्चा कौन बेयर कर रहा है? अनअकैडमी बेयर कर रहा है। तो ये वाला जो खर्चा हो गया, ये मेरे हाथ में टैक्सेबल परक्विजिट हो जाएगा। सिंपल। एक अच्छा, और अगर मान लो इसके लिए अनअकैडमी ने मेरे से कुछ चार्ज किया तो उसको माइनस कर दिया जाएगा। एकदम कॉमन सेंस वाली चीजें चल रही हैं। सो द अमाउंट सो डिटरमिन्ड शैल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट इफ एनी पेड और रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय फॉर सच बेनिफिट और अमेनिटी। एकदम कॉमन सेंस। ठीक, आइए नेक्स्ट, फ्री और कंसेशनल फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस। तो कई बार ऑफिसेस में फ्री फूड मिलता है, जैसे अनअकैडमी में मिलता था, काफी टाइम तक अनअकैडमी में मिलता था कि जितने भी इंप्लॉइज होते थे रोज लंच अनअकैडमी की तरफ से मिलता था। ठीक है, ऑफिस में कॉफी की मशीन लगी हुई थी, तो कोई भी इंप्लॉय कितनी भी कॉफी चाहे तो दिन भर में पी सकता था। ठीक है, तो ये फ्री फूड और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस वाली जो फैसिलिटीज इंप्लॉइज को प्रोवाइड की जाती थी, उसमें किस तरह से होता है आओ देखते हैं। अमाउंट इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, तो सबसे एकदम सीधा सादा फंडा जो है वो तो ये है कि अगर एम्प्लॉयर ने कुछ भी पैसा खर्च किया और उसके बदले एम्प्लॉय से कुछ भी रिकवर किया, तो जो भी डिफरेंस है वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा एज अ परक्विजिट। द फॉलोइंग वुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ परक्विजिट। तो कौन कौन सी चीजें परक्विजिट के तौर पर नहीं टैक्स की जाएंगी आओ देखो। सबसे पहले, फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस प्रोवाइडेड बाय सच एम्प्लॉयर ड्यूरिंग। अब एम्प्लॉयर अगर ये कब प्रोवाइड कर रहे हैं? ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स एट ऑफिस और बिजनेस प्रेमिसेस। तो अनअकैडमी जो फ्री लंच या कॉफी प्रोवाइड करता था, क्या वो एम्प्लॉइज के हाथ में टैक्सेबल होगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो वर्किंग आवर्स में होता था। दोपहर को 1-1:30 बजे 2 बजे के आसपास कोई भी एम्प्लॉय अपना सामान रखकर जा सकता था अनअकैडमी के कैफेटेरिया में, और वहां पर फ्री फूड था और वो एम्प्लॉय को, हर एम्प्लॉय को मिलता था। एक बुफे सिस्टम था। अच्छा, दूसरा, through paid vouchers which are not transferable and usable only at eating joints. Through paid vouchers which are not ट्रांसफरेबल। ठीक है, तो सपोज अनअकैडमी फ्री फूड नहीं दे रहा है, अनअकैडमी ने मेरे को वाउचर दे दिया। अब इस वाउचर को मैं किसी और को नहीं दे सकता, राइट? अब इस वाउचर को अगर मुझे यूज करना है तो मुझे अपने अनअकैडमी की इंप्लॉयमेंट आईडी भी दिखानी होगी। तो अब ये वाउचर क्या हो गया? नॉन ट्रांसफरेबल हो गया। मेरा मन करेगा कि मैं इस फूड वाउचर को अपने भाई को ट्रांसफर कर दूं और मेरा भाई जाके मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खा ले, नहीं हो सकता। वो पेड वाउचर है, वो मुझे मिला है, मेरी इंप्लॉई आईडी दिखाने पर ही वो बेनिफिट मेरे को मिलेगा, तो फिर भी टैक्सेबल नहीं होगा। Exemption would not be available in case of an employee being an assessee who opts for the provisions of section 115 BSE to the extent the value thereof either case does not exceed 50,000 rupees per meal। चलो आ जाओ, इसका भी मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो ये जो 115 BSE है ये क्या है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे जब हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम वाला चैप्टर करेंगे, राइट? तो तब हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में कि व्हाट इज दिस 115 BSE। बेसिकली अभी आप लोग इतना समझ लो कि 115 BSE वाली स्कीम को अगर आपने ऑप्ट किया है तो फिर आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब ये आपके हाथ में तब भी टैक्सेबल हो जाएगा, राइट? दूसरी चीज, इसमें हम लोग ये बात कर रहे थे कि अगर मेरे को कोई पेड वाउचर कंपनी दे देती है, मेरे को सपोज मैकडॉनल्ड्स का वाउचर दे दिया कंपनी ने, राइट? अब मैं मैकडॉनल्ड्स में जाऊंगा, अपनी इंप्लॉई आईडी दिखाऊंगा, ये वाला वाउचर दिखाऊंगा और मेरे को बर्गर्स फ्री में मिल जाएंगे, राइट? लेकिन अगर वहां पर जो पेड वाउचर उसकी वैल्यू 50,000 से भी एक्सीड कर रही है तो फिर वो मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, टू द एक्सटेंट द वैल्यू देयरऑफ इन आइदर केस डज नॉट एक्सीड 50,000 रुपीज पर मील, राइट? तो यहां पर ये वाली जो चीज हो गई, वर्किंग आवर्स में दिया जा रहा है या बिजनेस प्रेमिसेस में दिया जा रहा है या फिर पेड वाउचर्स के थ्रू दिया जा रहा है। अगर पर मील की कॉस्ट 50,000 से ऊपर है तो फिर जितना भी डिफरेंस है वो टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन अगर 50,000 तक है तो फिर वो एग्जेम्प्ट रहेगा। आओ नेक्स्ट, तीसरा है the following would not be treated as perquisite में टी और स्नैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। ठीक है, तो ये टी स्नैक्स भी होता था, वर्किंग आवर्स में मिलता था, तो इस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स प्रोवाइडेड इन अ रिमोट एरिया और एन ऑफशोर इंस्टॉलेशन। ठीक है, अब अनअकैडमी ने सपोज अपने बिहाफ पर भेज दिया हमें दिल्ली या कहीं पर भी और कि जाओ वहां पर करो, दिल्ली में मैराथन कंडक्ट करो। अनअकैडमी ने बोल दिया कि जाओ दिल्ली में मैराथन कंडक्ट करो। अगेन दिस इज बेस्ड ऑन द प्रेमिस कि मैं अनअकैडमी का एम्प्लॉई हूं, राइट? मैं एम्प्लॉई नहीं हूं। आपके मन में चल रहा होगा कि सर आपके केस में क्या होता है, ठीक है, मैं तो कॉन्ट्रैक्टर हो गया अनअकैडमी का ना, तो फिर अनअकैडमी के तो फिर ऐसे केस में क्या चलता है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे कभी।
ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैं इंप्लॉई हूं और अनअकैडमी ने मेरे को भेजा दिल्ली के जाओ, दिल्ली जाओ और मैराथन कंडक्ट करो, और वहां के लिए अनअकैडमी ने फ्री फूड वगैरह प्रोवाइड किया, तो वो भी मेरे हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ गिफ्ट, वाउचर और टोकन इन ल्यू ऑफ सच गिफ्ट। तो अगर गिफ्ट ना देने के बजाय अनअकैडमी ने अपने एम्प्लॉय को सपोज कोई गिफ्ट की वैल्यू का कोई वाउचर दे दिया या कोई भी टोकन दे दिया गिफ्ट की जगह, तो फिर क्या होगा? वैल्यू ऑफ बेनिफिट इज इक्वल टू सम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सच गिफ्ट। तो जितने की भी गिफ्ट दी है वो सारी की सारी एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी if the value of such gift or voucher is less than 5,000 rupees in aggregate during the previous year, the value of perquisite shall be taken as nil, otherwise it is fully taxable। तो 5,000 से कम अगर है तब तो एग्जेम्प्ट होगा, अदरवाइज फुल्ली एग्जेम्प्ट। मतलब अगर 6,000 की आपको गिफ्ट दी गई तो 6,000 पूरी की पूरी तरह से आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, उसमें ये नहीं होगा कि सिर्फ 1,000 पर टैक्स होगा, पूरा 6,000 आपका टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस, आओ देखते हैं। तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या होगा? Actual expenses paid by employer including membership fees and annual fees minus amount recovered from employee। तो एकदम कॉमन सेंस वाली बातें चल रही हैं। जितना भी पैसा एम्प्लॉयर आपको देगा ओवर एंड अबव योर सैलरी फॉर सपोज क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस, वो सारा का सारा आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर उन सारी चीजों के लिए अगर एम्प्लॉयर आपसे कुछ रिकवर कर रहा है तो फिर वो आपका उतना माइनस कर दिया जाएगा, सिंपल। However, such expenses incurred wholly and exclusively for official purposes would not be treated as a perquisite if the following conditions are fulfilled। तो क्रेडिट कार्ड के चार्जेस अगर एम्प्लॉयर ने बेयर किए फॉर होली फॉर ऑफिशियल ड्यूटीज तो फिर वो टैक्सेबल नहीं माना जाएगा अगर ये फॉलोइंग कंडीशन सैटिस्फाइड है। कौन कौन सी कंडीशंस? लेट्स सी। Complete details in respect of such expenditure are maintained by the employer, which may inter alia include the date of expenditure and nature of expenditure। तो जितना भी खर्चा हो रहा है उस क्रेडिट कार्ड का वो पूरे की पूरी डिटेल्स उसकी एम्प्लॉयर के पास मेंटेन होनी चाहिए। दूसरा, the employer gives a certificate for such expenditure to the effect that the same was incurred wholly and exclusively for the performance of official duties। तो एम्प्लॉयर ने ये सर्टिफिकेट दिया हुआ है एम्प्लॉई को, एम्प्लॉई के हाथ में टैक्सेबिलिटी हो रही है ना, तो एम्प्लॉई अगर उसकी टैक्सेबिलिटी अपने हाथ में बचाना चाहता है तो फिर दो चीजें करनी होंगी। एक तो एम्प्लॉयर जो है सारे के सारे खर्चों की पूरी डिटेल्स में मेंटेन करे, और एम्प्लॉयर ही ये सर्टिफिकेट भी दे कि हाँ भाई जितना भी खर्चा हुआ है ये ऑफिशियल पर्पस के लिए हुआ है। अगर ऐसा हुआ तो फिर एम्प्लॉय के हाथ में कोई टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगी। उसके बाद आता है आपका क्लब एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसके बाद आता है आपका क्लब एक्सपेंडिचर। आओ देखते हैं। So value of benefit is equal to amount of expenditure by the employer, including the amount of annual or periodic fee minus the amount recovered from employee। This is the same thing that's been going on for the last 20 minutes। तो एकदम सही बात है ये। उसके बाद देखो, however, where the employer has obtained corporate membership of the club and the facility is enjoyed by the employee or any member of his household, the value of perquisite shall not include the initial fee paid for acquiring such corporate membership। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, मेरे हाथ में टैक्सेबल वैल्यू क्या हो जाएगी? मेरे हाथ में टैक्सेबल वैल्यू होगी। सपोज एम्प्लॉयर ने स्पेसिफिकली मेरे लिए क्लब की मेंबरशिप ली, ठीक है, तब तो जितना भी पैसा एम्प्लॉयर ने पे किया फॉर टेकिंग द क्लब मेंबरशिप फी मेरे लिए, तो इनिशियल फी वगैरह जो भी पे किया वो सब मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने कॉर्पोरेट मेंबरशिप ले ली जिसका बेनिफिट सभी एम्प्लॉइज को मिल रहा है, तो सभी एम्प्लॉइज के हाथ में इनिशियल फी थोड़ी टैक्सेबल की जाएगी, तो इनिशियल फी को माइनस कर दिया जाएगा। सिंपल सी बात है। Further, if such expenditure is incurred wholly and exclusively for business purposes, it would not be treated as perquisite provided the following conditions are fulfilled। तो again self explanatory, अगर purely business या official purpose के लिए हो रहा है तो फिर taxability arise नहीं होगी अगर ये conditions mentioned है। कौन कौन सी conditions? Complete details in respect of such expenditure are maintained by the employer, which may inter alia include the date of expenditure, nature of expenditure and its business expediency। business expediency का मतलब कि ये business से कैसे related है भाई। ठीक है, आप क्लब में जा रहे हो, दारू पी रहे हो, खाना खा रहे हो, तो ये बिजनेस से कैसे रिलेटेड है? तो बिजनेस से कैसे रिलेटेड होगा कि नहीं, हमारा कोई क्लाइंट था उसको हमने एंटरटेन किया, तो इस तरह से बिजनेस एक्सपीडियंसी को भी आपको लिखना पड़ेगा। और दूसरा, एम्प्लॉयर गिव्स अ सर्टिफिकेट फॉर सच एक्सपेंडिचर टू द इफेक्ट दैट द सेम वाज इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज। There would be no perquisite for use of health clubs, sports and similar facilities provided uniformly to all employees by the employer। लेकिन अगर आपकी हेल्थ वगैरह के लिए ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है और सभी एम्प्लॉइज को यूनिफॉर्मली मिल रही है, तो एम्प्लॉइज के हाथ में टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगी। उसके बाद आ जाओ, अब यहां पर इसमें आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आएंगे। यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स और ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट। तो यहां पर अब आपका फिर से प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू होने जा रहा है। देखिए पिछले काफी टाइम से सिर्फ थियोरेटिकल पोर्शन चल रहा था, लेकिन ठीक है हम स्पीड में चल रहे हैं, नॉर्मल अच्छी खासी स्पीड में चल रहे हैं, तो इसी बात पे आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड लेट्स मूव ऑन टू यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स। मतलब अगर जैसे क्या हुआ,
आप किसी भी कंपनी में जब जॉब करने जाओगे ना, तो उस कंपनी से आपको फोन मिल सकता है, आपको लैपटॉप तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो अनअकैडमी में मैं हूं, तो अनअकैडमी से भी मेरे को लैपटॉप वगैरह मिला हुआ है। लैपटॉप के साथ साथ कुछ और भी एसेट्स मिल सकते हैं कि भाई चलो इसका इस्तेमाल आप कर लो, राइट। तो उन एसेट्स की क्या वैल्यू मानी जाएगी एज माई सैलरी इनकम, जिस पर टैक्स लगाया जाएगा, वो हम लोग अब यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स सी, अगर आपको कंप्यूटर या लैपटॉप प्रोवाइड किया जा रहा है तब तो ये फुली एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, अगर आपको ये कंप्यूटर या लैपटॉप प्रोवाइड किया जा रहा है तब तो ये पूरी की पूरी तरह से एग्जेम्प्ट हो जाता है, इस पर कोई भी टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होती। ठीक है, एकदम कॉमन सेंस है। ये बोर्ड जो है मुझे अनअकैडमी ने प्रोवाइड किया हुआ है, राइट। एंड दिस बोर्ड इज नथिंग बट अ ह्यूज कंप्यूटर, 75 इंचेस का कंप्यूटर है ये। ठीक है, इसमें सारे के सारे वो फीचर्स हैं जो एक नॉर्मल कंप्यूटर में होते हैं। ठीक है, इसमें मैं गूगल क्रोम भी जा सकता हूं, इसमें मैं नेटफ्लिक्स भी चला सकता हूं, इसमें मैं कुछ भी कर सकता हूं, राइट। तो जब ये बोर्ड नया नया आया, ये 1.5 साल हो चुका है इस बोर्ड को लगे हुए। ठीक है, अप्रैल 2021 में लगा था, अभी अप्रैल 2023 आने वाला है, ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं इस बोर्ड को लगे हुए। तो जब ये बोर्ड आया था तब तो मजे आ गए थे, ले आएगा यार इस पे तो दिन भर पिक्चरें देखेंगे। ठीक है, लेकिन एक कामकाजी बंदा जो होता है, जैसे मैं, जैसे आप बनोगे, जब आप सीए बन जाओगे, उसके बाद जब भी आप जॉब करने लग जाओगे, तो आप ऑफिस के जो एसेट्स होते हैं उनका बहुत ही मिनिमल यूज अपने पर्सनल पर्पस के लिए कर पाते हो, राइट। तो अब जैसे ये कंप्यूटर, बड़ा सा कंप्यूटर दिया हुआ है, हार्डली इस पे मुश्किल से 1 या 2 मूवीज अभी तक देखी गई हैं, वो भी तब देखी जाती है जब कोई रिलेटिव आता है, जब कोई रिश्तेदार आता है, वो देखता है अरे यार तेरा स्टूडियो तो बड़ा अच्छा हुआ है ना, ओ भाई साहब इतना बड़ा स्क्रीन, आज रात को पिक्चर देखेंगे। मैं कहता हूं ठीक है भाई, आज रात को पिक्चर देख लेंगे। ठीक है, तो इसलिए जब भी कोई लैपटॉप या कोई भी इस तरह का कंप्यूटर वगैरह देती है ना ऑर्गेनाइजेशन, तो उसकी कोई भी वैल्यू एज टैक्सेबल परक्विजिट एम्प्लॉय के हाथ में नहीं इंक्लूड की जाती है, वो पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट हो जाती है, क्योंकि उसका यूज यूजुअली उसी के लिए होता है, उसका यूज यूजुअली ऑफिशियल पर्पसेस के लिए ही होता है और किसी काम के लिए होता ही नहीं है। ठीक है, मेरे को जो भी पिक्चर वगैरह देखनी होती है मैं इस वाले कंप्यूटर पे देखता हूं, जिसपे अभी मैं सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये मेरा पर्सनल है। ठीक है, इस पे उतना मैं देख ही नहीं पाता हूं, कुछ भी होता है तो। दूसरा रीजन क्या है कि कोई भी आपको अगर कंपनी की तरफ से एम्प्लॉय मिलता है, जैसे चारू के जो भैया हैं, उनको कंपनी की तरफ से वो मिला हुआ है, ही कैन नॉट इवन ओपन हिज ओन पर्सनल गूगल ड्राइव ऑन दैट लैपटॉप, अपना पर्सनल जीमेल भी नहीं चला सकते, इतनी रेस्ट्रिक्शंस उस पर होती हैं, राइट। तो लैपटॉप्स में बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन करके फिर ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो देती हैं कि आप उस पर सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल यूज करोगे, उसका सिर्फ ऑफिशियल यूज करोगे, पर्सनल यूज नहीं करोगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी है तब भी टैक्सेबिलिटी कोई अराइज नहीं होती, आपका फुली एग्जेम्प्ट होता है। अगर कार दिया हुआ है यूज ऑफ मूवेबल एसेट में, तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी कल वाले सेशन में डिस्कस किया था, यूज ऑफ मोटर व्हीकल का, राइट। और अगर कोई भी और एसेट दिया हुआ है और वो एम्प्लॉयर ने ओन किया हुआ है, तो फिर टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा, 10% ऑफ द कॉस्ट, वही हम लोगों ने कल वाले उसमें बात की थी। ठीक है, इसमें हम लोगों ने तो हर जगह यही देखा था, रेंट फ्री अकोमोडेशन में भी हम लोगों ने देखा, मोटर कार वाले में भी हम लोगों ने यही देखा, यही देख रहे हैं कि अगर वो एसेट एम्प्लॉयर ने ओन किया हुआ है तो 10% ऑफ द कॉस्ट विल बी द टैक्सेबल वैल्यू। लेकिन अगर उसके द्वारा हायर्ड है तो जितना भी हायर चार्जेस एम्प्लॉयर पे कर रहा है वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, ये तो हो गया यूज ऑफ मूवेबल एसेट। दूसरा हम लोग बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स के बारे में। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट क्या हो गया कि सपोज अनअकैडमी ने ये जो बोर्ड है ये मेरे को दे ही दिया कि अब से ये तुम्हारा, अब से ये तुम्हारा। ठीक है, और अगर अनअकैडमी ने मेरे को दे दिया तो कुछ पैसा भी अनअकैडमी चार्ज करेगा, ट्रांसफर हो रहा है। यहां पर ट्रांसफर की डेफिनेशन हम लोगों ने कैपिटल गेन्स वाले चैप्टर में पढ़ी थी। ठीक है, तो अगर ट्रांसफर हो रहा है तो फिर कुछ ना कुछ पैसे लेगा, तो फिर ऑब्वियसली बात है, ये बोर्ड सपोज 2 लाख का बोर्ड है, राइट। अनअकैडमी मेरे से 2 लाख रुपए ही ले रहा है इस बोर्ड को देने के लिए, तो मैं अनअकैडमी से क्यों लूंगा, मैं बाहर से कहीं और से ले लूंगा। ठीक है, उससे मैं बात भी कर लूंगा डिस्काउंट वगैरह की, लेकिन मैं अनअकैडमी से ये बोर्ड सिर्फ तभी लेना चाहूंगा अगर अनअकैडमी ये 2 लाख का बोर्ड मेरे को सपोज 1.5 लाख में दे रहा है तो। ठीक है, तो अब यहां पर ये जो 50,000 है, दैट इज द वैल्यू ऑफ परक्विजिट। ठीक, आओ देखो, तो ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट क्या हो गया, अगर कंप्यूटर या लैपटॉप है तो टैक्सेबल वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, WDV माइनस कंसिडरेशन। तो जो भी रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, दैट माइनस कंसिडरेशन इज द टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, और यहां पर ये जो WDV है ये डेप्रिसिएशन लगाने के बाद आएगी, डेप्रिसिएशन यहां पर लगेगा 50% ऑन WDV मेथड। ठीक है, मतलब अगर कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप एम्प्लॉयर ने ओन किया, एम्प्लॉयर ने खरीदा था सपोज 3 साल पहले, राइट, 3 साल पहले खरीदा था सपोज 50,000 रुपए का, और आज उसने मेरे को वो लैपटॉप 10,000 रुपए में ट्रांसफर कर दिया,
तो मैं पिछले 3 साल का डेप्रिसिएशन निकालूंगा, 50,000 माइनस 50%, फिर माइनस 50%, फिर माइनस 50%, और फिर मैं देखूंगा कि आज उसकी वैल्यू कितनी आई थी। सपोज माइनस 50 माइनस 50 माइनस 50 करके 15,000 रुपए आती है। सपोज कैलकुलेट आप लोग कर लेना, सपोज 15,000 रुपए आती है और अनअकैडमी मेरे को 10,000 रुपए दे रहा है, 5,000 रुपए विल बी द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परक्विजिट। ठीक, अगर कार दे रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, तो टैक्सेबल अमाउंट इज WDV माइनस कंसिडरेशन। तो सेम यहां पर भी WDV माइनस कंसिडरेशन, यहां पर भी WDV माइनस कंसिडरेशन, लेकिन यहां पर जो डेप्रिसिएशन होगा वो 20% होगा ऑन WDV मेथड। ठीक है, तो कंप्यूटर लैपटॉप के केस में 50% ऑन WDV मेथड, कार के केस में 20% ऑन WDV मेथड। लेकिन अगर कोई भी और एसेट होगा तो फिर टैक्सेबल अमाउंट तो वही होगा WDV माइनस कंसिडरेशन, लेकिन डेप्रिसिएशन होगा 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, राइट। तो कार या कंप्यूटर लैपटॉप के केस में WDV माइनस कंसिडरेशन, कार कंप्यूटर या लैपटॉप के केस में WDV कैसे कैलकुलेट की जाएगी, डेप्रिसिएशन लगाएंगे 50% ऑन WDV मेथड। कार के केस में डेप्रिसिएशन लगेगा 20% ऑन WDV मेथड। कोई भी और अगर एसेट होगा तो डेप्रिसिएशन लगेगा 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। Depreciation should be calculated only for each completed year from the date on which the employer acquires the asset till the transfer of the asset. ठीक है, फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर। कंप्लीटेड ईयर का मतलब क्या हो गया कि जैसे आज क्या है, आज है 28 जनवरी 2023। ठीक है, तो आज 28 जनवरी 2023 को अगर मैंने कोई एसेट खरीदा तो कंप्लीटेड ईयर हो जाएगा 27 जनवरी 2024। ठीक है, 27 जनवरी 2024 को एक साल पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो यहां पर फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर या असेसमेंट ईयर की तरह से नहीं देखा जाता, यहां कंप्लीटेड ईयर के बेसिस पर देखा जाता है। अब आओ क्वेश्चन करते हैं, तो आपको और क्लैरिटी के साथ चीजें समझ में आने लग जाएंगी। तो देखो, find out the taxable value of perquisites. Find out the taxable value of perquisites from the following particulars in case of an employee to whom the following assets held by the company were sold on 13 September 2022. Cost of purchase in May 2020 872, 122, 500, 35,000। कार, लैपटॉप, फर्नीचर। तो कार के लिए हम 20% लगाएंगे डेप्रिसिएशन WDV मेथड से, लैपटॉप के लिए हम 50% लगाएंगे डेप्रिसिएशन WDV मेथड से, और फर्नीचर के लिए लगाएंगे 10% डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से। दूसरा, सेल प्राइस कितना है, 5, 15, 25 और 10। तो ये तो हो गया कंसिडरेशन। ठीक है, तो WDV माइनस कंसिडरेशन जो भी होगा दैट विल बी द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। The assets were put to use by the company from the date these were purchased. तो ठीक है, मई 2020 में परचेज हुआ, मई 2020 में परचेज हुआ, तो हम लोग ये मानेंगे कि 1 मई 2020 में परचेज हो गया, यही मानेंगे हम लोग। तो आ जाओ देखते हैं, सबसे पहले सेल प्राइस देखते हैं, तो 5,15,000। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, हाँ सही बात है, WDV माइनस कंसिडरेशन ना, तो WDV निकालते हैं तभी तो परक्विजिट की वैल्यू निकलेगी। तो कार की कॉस्ट क्या थी, 8,72,000, 8,72,000 कार की कॉस्ट आ गई 8,72,000। तो देखो, डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर एंडेड मई 2021, मई 2021 के लिए डेप्रिसिएशन 20% WDV से। तो अब देखो क्या आया, 8,72,000 इंटू 0.2, या आया 1,74,400। ठीक है, 1,74,400। तो 8,72,872 माइनस 174,400, दिस इज व्हाट 697,600, 697,600। ठीक है, 6,97,600 ये हो गया। उसके बाद सेकंड ईयर एंडेड मई 22, तो ये कौन सी तारीख को बेचा गया था, ये बेचा गया था सितंबर 2022 में। तो कंप्लीटेड ईयर कब हुआ, 1 मई से 30 अप्रैल, 1 मई 2021 से, सॉरी 1 मई 2020 से लेकर 30 अप्रैल 2021 तक एक कंप्लीटेड ईयर हुआ। फिर दूसरा कंप्लीटेड ईयर हुआ 1 मई 2021 से लेकर 30 अप्रैल 2022 तक। तो इवन दो द एसेट्स वर ट्रांसफर्ड ऑन सितंबर 22, तो भी अप्रैल, सॉरी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इनका डेप्रिसिएशन कंसिडर नहीं किया जाएगा, सिर्फ कंप्लीटेड ईयर का डेप्रिसिएशन ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, 13 सितंबर को किया था, खैर जो भी है बीच वाले पोर्शन का कंसिडर नहीं किया जाएगा। आओ देखते हैं हम सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन, इसका 20%, तो 697,600 का 20%, ये आता है 139,520, 139,520। तो 697,600 minus 139,520, this is 558,080, 558,080। और कंसिडरेशन कितनी थी गाड़ी की, 5,15,000, 5,15,000 वाज द कंसिडरेशन। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट कितनी आएगी, माइनस 5,15,000, तो ये आ जाता है आपका 43,008।
43,080 इज द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। उसके बाद लैपटॉप के बारे में बात करते हैं। तो 1,22,500 रुपीज, 122,500 ये आया 50% का डिप्रिसिएशन। तो 122,500 का 50% डिप्रिसिएशन 61,250, 61,250, तो ये बचेगा 61,250। दूसरे साल में भी 50% का डिप्रिसिएशन, ये आया 3625, 3625, तो 3625 कितने में बिका? 25 में बिका। 25 में अगर बिकेगा तो ये आ जाएगा 5625। ठीक है, 5625 विल द लैपटॉप का टैक्सेबल वैल्यू। फर्नीचर में आ जाओ, देखते हैं। तो कॉस्ट ऑफ परचेज 35,000, तो 35,000 10%, तो 3,500, ये कितना आता है? 35,000 का अगर हम 90% ले 31,500, 31,500 और अगेन 3,500, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। ठीक है, यहाँ WDV नहीं है, WDV होता तो 31,500 का 10% लेते। WDV नहीं है, स्ट्रेट लाइन है। तो 31,500 माइनस 3,500, दिस इज 28,000। तो 28,000 सेल वैल्यू कितनी? 10,000 की सेल वैल्यू। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट इज 18,000 रुपए। टैक्सेबल वैल्यू कितनी आ गई? 18,000 रुपए की आपकी टैक्सेबल वैल्यू आ जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26 मई 2008 में आया था, 6 मार्क्स का। तो फॉलोइंग बेनिफिट्स हैव बीन ग्रांटेड बाय वेद सॉफ्टवेयर लिमिटेड टू वन ऑफ इट्स एम्प्लॉइज मिस्टर बद्री। हाउसिंग लोन एट 6% per annum. Amount outstanding on 1st April 22 is 6 lakh rupees. Mr. Badri pays 12,000 रुपए per month on 5th of each month. क्या बात है। ठीक है, तो 5th of each month को यहां पर ये 12,000 रुपए पे करते हैं और 1st अप्रैल को 6 लाख रुपए का दिया हुआ है। नहीं, तो 1st अप्रैल को अगर हम लोग ओपनिंग बैलेंस देखें तो 6 लाख रुपए का बैलेंस है और 5 तारीख को, ठीक है, 5 अप्रैल को 12,000 रुपए पे किया होगा। 5 अप्रैल को 12,000 रुपए आपका पे कर दिया होगा। ठीक, चलो देखते हैं इसमें। एयर कंडीशनर्स परचेज 4 years बैक फॉर 2 लाख रुपीज हैव बीन गिवन टू मिस्टर बद्री फॉर 90,000 रुपीज। तो ये एयर कंडीशनर जो है ना तो कार है ना तो लैपटॉप कंप्यूटर है, तो इस पे 10% के स्ट्रेट लाइन मेथड से हम लोग डेप्रिसिएशन लगाएंगे 4 साल का और उसके बाद उसमें से कंसिडरेशन माइनस कर देंगे और जो भी आएगा वो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट आपकी निकल कर आ जाएगी। ठीक, चलो, कंप्यूट द टैक्सेबल परक्विजिट इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर बद्री फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। अच्छा खासा क्वेश्चन मई 2008 का। लेट्स लुक एट इट नाउ। द लेंडिंग रेट ऑफ SBI as on 1st April 22 फॉर हाउसिंग लोन मे बी टेकन एज 10%। ठीक है, तो यहां पर 6% का लोन दिया था, 6% पर लोन दिया था। SBI का जो रेट है वो 10% है, तो 4% वाली ही आपकी टैक्सेबल परक्विजिट वैल्यू निकल कर आएगी। राइट, अब देखो कंसेशनल लोन जो आपको दिया हुआ है ना, ये कंसेशनल लोन, इसके लिए हम एक वर्किंग नोट बनाते हैं। जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग होगा उसी पर तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे और उसी के ऊपर आपको परक्विजिट की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। राइट, 1st अप्रैल को द अमाउंट आउटस्टैंडिंग वाज 6 लाख रुपीज। 1st अप्रैल को द अमाउंट आउटस्टैंडिंग वाज 6 लाख रुपीज, लेकिन जब 5th अप्रैल को 12,000 रुपए पे कर दिया तो अप्रैल के एंड में कितना आउटस्टैंडिंग था? अप्रैल के एंड में कितना आउटस्टैंडिंग था उस पर अब आपको कैलकुलेट करना होगा। और क्योंकि हर महीने का पेमेंट किया जा रहा है, हर महीने का पेमेंट किया जा रहा है, तो यहां पर जो भी इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करते हो ना, ये आपको पर मंथ बेसिस पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों पर मंथ पर? क्योंकि हर महीने पेमेंट किया जा रहा है। ठीक है, हर मंथ पेमेंट किया जा रहा है, तो इसके लिए इस तरह से एक लोन का शेड्यूल बनाया जाएगा। देखो क्या है, अभी आपको करते करते समझ में आएगा धीरे धीरे। तो 1st अप्रैल को क्या हुआ? 1st अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस वाज 6 लाख रुपीज। ठीक है, 12,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट पे कर दी। अब बचा कितना? 5,88,000 रुपए बचेगा। 5,88,000 रुपए बचेगा ना। दिस इज द आउटस्टैंडिंग लोन वैल्यू। राइट, इस पर 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। 1 महीने का क्यों? क्योंकि ये 1 ही महीने के लिए आउटस्टैंडिंग रहेगा। ठीक है, अब आप बोलो सर 5th अप्रैल से आउटस्टैंडिंग है, 5th अप्रैल से 5th मई तक आउटस्टैंडिंग है ना, तो ये 5,88,000 जो आउटस्टैंडिंग है वो तो 1 ही महीने के लिए आउटस्टैंडिंग है। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, अभी आपके दिमाग में एक चीज और आ रही होगी, लेकिन सर 1st से 5th अप्रैल तक तो 6 लाख का आउटस्टैंडिंग है, तो फिर हमें ऐसा करना चाहिए कि 5 दिन के लिए हम 6 लाख पर इंटरेस्ट, कंसेशनल इंटरेस्ट निकालें और उसके बाद वैसे निकालें। नहीं, अभी रुक जाओ, अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो 6 लाख रुपए ओपनिंग बैलेंस है, 12,000 की इंस्टॉलमेंट पे की, 5,88,000 रुपए अप्रैल के एंड में क्लोजिंग बैलेंस है। राइट, तो यही 5,88,000 रुपए 1 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहा है।
5 अप्रैल से 5 मई तक 5,88,000 रुपए आपका आउटस्टैंडिंग रहा है, तो इसके ऊपर जो भी कंसेशनल रेट लगेगा वो आपके लिए टैक्सेबल परक्विजिट हो जाएगी, राइट। तो क्या हो जाएगा, 10% तो आपका एसबीआई का रेट था, 6% आप रिकवर कर ही ले रहे हो, तो फिर सिर्फ 4% ही परक्विजिट है। इंटू 4, व्हाट इज 4? 4 इज दिस वैल्यू, 5,88,000 इंटू 1/12। वाई 1/12? क्योंकि 5 मई को फिर से एक इंस्टॉलमेंट पे कर दी जाएगी, तो दिस अमाउंट स्टेड आउटस्टैंडिंग ओनली फॉर 1 मंथ, दैट इज वाई 1/12। ठीक है, दिस 5,88,000 स्टेड आउटस्टैंडिंग फॉर ओनली 1 मंथ ना, एक ही महीने के लिए तो आउटस्टैंडिंग था, उसके बाद तो आउटस्टैंडिंग लोन की वैल्यू बदल जाएगी, तो फिर अलग तरीके अलग रेट से कैलकुलेट किया जाएगा, अलग अमाउंट पर कैलकुलेशन होगा। ठीक, आओ देखो, 5,88,000 इंटू 0.04 इंटू 1/12 कितना आता है, 1960, ये आपका निकल कर आ जाता है 1960 इज द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट, राइट। अब 1 मई को अगर हम देखते हैं तो 5,88,000 रुपीज इज योर ओपनिंग बैलेंस, 12,000 रुपए का यहां पर रीपेमेंट कर दिया, तो 5,88,000 में से 12,000 रुपए यहां पर रीपे कर दिया, 5,76,000 बचता है, 5,76,000 बचता है। इस पर अब आप फिर से वो कर लो, इस पर 0.04 इंटू 1 बाई कितना, 1920, तो 1920 ही आ गया, 1920। अब 5,76,000 इसमें से 12,000 रुपए आपने पे कर दिया, तो कितना बचता है, 576 माइनस 12,000, ये आया 564। ठीक है, इस पर आप लगाओ 0.04 इंटू 1/12, दिस इज 188,000, ये आपका हो गया। ठीक, उसके बाद जुलाई 22 में 5,64,000 इज द आउटस्टैंडिंग, 12,000 रुपए की आपने इंस्टॉलमेंट पे की, तो 564 में से आपने 12,000 पे किया, बचा 5,52,000, और इस पर 4% का आपका इंटरेस्ट एक महीने के लिए 1840। ठीक है, उसके बाद यहां पर अगस्त में ओपनिंग बैलेंस 5,52,000, राइट। इसमें 12,000 की इंस्टॉलमेंट आपने पे की, 12,000 की इंस्टॉलमेंट पे करने के, अरे 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 552 माइनस 12,000 की इंस्टॉलमेंट 5,40,000, 5,40,000, इस पर हमने लगाया 0.04 इंटू 1/12, 1800। ठीक है, ये आ गया 1800, राइट। उसके बाद यहाँ 5,40,000, इसमें से 12,000 रुपए पे किया, तो 5,40,000 में से 12,000 पे किया, 5,28,000, 5,28,000, इस पर 0.04 इंटू 1/176। ठीक है, ये आ गया आपका 1760। आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग सही से चल रही है या नहीं, हेलो, हाँ रिकॉर्डिंग सही से चल रही है, ठीक है। आगे देखो, ये हो गया 540 वाला हो गया, उसके बाद 528 ओपनिंग बैलेंस यहां पर अक्टूबर में 528, 5,28,000 ओपनिंग बैलेंस, 12,000 रुपए की हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट पे की, तो 5,28,000 माइनस 12,000 कितना आता है, 5,16,000, 5,16,000 आता है, और इस पर लगेगा 0.04 इंटू 1/12, दिस इज 172। फिर नवंबर में 5,16,000, 12,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट यहां पर पे की, 5,16,000 माइनस 12,000, 5,04,000 ये आया, 5,04,000, और इस पर हम लगाएंगे 0.04/12, दिस इज 1,680। उसके बाद 5,04,000 माइनस 12,000, 5,04,000 माइनस 12,000 कितना आता है, 492। इस पर 4%, 0.04 डिवाइडेड बाय 164। ठीक, ये आया आपका 492, 12,000 माइनस
12,000 या 4,80,000, 4,80,000, 4,80,000 पर 0.04 बाई 12, 1,600 आ गया 4,80,000, फिर ये 12,000, राइट, 438 into 0.04 by 12, 156. And the last installment 468, 12,000 पे किया, 468 में 12,000 पे किया, 456, ये क्या आ गया 152। अब ये जो इंटरेस्ट फ्री परक्विजिट्स हैं इन सब का टोटल करो एंड दैट विल बी द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट कंसेशनल परक्विजिट। तो 1960 प्लस 1920 प्लस 1880 प्लस 1840 प्लस 1800 प्लस 1760 प्लस 1720 प्लस 1680 प्लस 1640 plus 1600 plus 1560 plus 1520 and this is equal to 20,880। ठीक है 20,880। तो यहां कंसेशनल लोन में 20,880 आपका आ जाए। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट, तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनर्स कितनी थी? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनर परचेज फॉर 2 लाख रुपीज। ठीक है, यहां पर कहीं पर भी ईच तो लिखा नहीं है तो 2 लाख रुपीज ही मान लेंगे हम लोग। तो 2 लाख रुपीज आपकी कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनर्स हो गई। इस पे 4 साल का डेप्रिसिएशन, क्योंकि 4 साल पहले खरीदा गया था 4 years बैक, तो इस पे 4 साल का डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। तो 10% कितना हो गया? 20,000। 20,000 इंटू 4 80,000। ठीक है, तो 80,000 का डेप्रिसिएशन ही आ जाएगा और उसके बाद ये कितना आएगा? ये आएगा आपका 1,20,000। ठीक, और उसमें से अमाउंट कितना पे किया बद्री ने? अमाउंट पे किया बद्री ने 90,000 रुपए। ठीक है, अमाउंट पे किया बद्री ने 90,000 रुपए। तो 90,000 रुपए बद्री ने पे किया, तो 1,20,000 माइनस 90,000 या 30,000, ये हो गया 50,800। टैक्सेबल वैल्यू कितनी निकल कर आई? 50,880 रुपए आपकी टैक्सेबल वैल्यू निकल कर आ गई है। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। बोलो निश्चय फॉरएवर, बोलो निश्चय फॉरएवर। ठीक, आइए सर क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं फटाफट से। लेट्स सी, लेट्स लुक एट द क्वेश्चन नंबर 27। आओ फटाफट। Sri Bala, employed in ABC Company Limited as finance manager, gives you the list of perquisites provided by the company to him for the entire financial year 22-23। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में क्या क्या परक्विजिट्स दी हुई हैं कंपनी ने श्री बाला को, उसके बारे में यहां पर बात कर रहे हैं। तो देखो, मेडिकल फैसिलिटी गिवन टू हिज फैमिली इन अ हॉस्पिटल मेंटेन्ड बाय द कंपनी, द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ बेनिफिट बिकॉज ऑफ सच फैसिलिटी इज 40,000 रुपीज। तो ये तो आपकी पूरी की पूरी एग्जाम्प्ट हो जाएगी बिकॉज द फैसिलिटी हैज बीन गिवन इन अ हॉस्पिटल मेंटेन्ड बाय द कंपनी, राइट। तो ये आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। करना क्या है? स्टेट द टैक्सेबिलिटी और अदरवाइज ऑफ द अबव परक्विजिट्स एंड कंप्यूट द टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परक्विजिट्स। तो आपको टैक्सेबल परक्विजिट्स को कंप्यूट भी करना है, सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करना है। तो कंप्यूटेशन ये बना दिया, तो यहां पर ये आपका नील आ जाएगा। आओ देखो, domestic servant was provided at the residence of Bala. Salary of domestic servant is 1,500 rupees per month. The servant was engaged by him and the salary is reimbursed by the company. तो सर्विस जो है बाला ने किया और उसकी जो सैलरी है वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है। ऑब्वियसली टैक्सेबल परक्विजिट आ जाएगी, तो 1,500 रुपए इंटू 12। ठीक है, in case the company has employed the domestic servant, what is the value of the perquisite? In case the company has employed the domestic servant, what is the value of perquisite? अभी इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये हो गई कि बाला ने खुद सर्वेंट रखा हुआ है और सर्वेंट की जो भी सैलरी है वो कंपनी उसके बिहाफ पर, बाला के बिहाफ पर पे कर रही है। तो ये तो ऑब्वियसली टैक्सेबल परक्विजिट हो गई। ठीक है, तो 1,500 रुपए इंटू 12 ये तो आपका हो ही गया। 1,500 रुपए इंटू 12 ये आपका हो गया 18,000 रुपए। अब सुनो, अगर मान लो कंपनी ने
इसको रखा होता, डोमेस्टिक सर्वेंट को, अगर मान लो कंपनी ने ही डोमेस्टिक सर्वेंट को रखा होता, तो फिर एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबिलिटी आती या नहीं आती, या आती तो कैसे आती, उसके लिए हम लोग अभी कल बात करेंगे, या अभी हो सकता है आज ही हम लोग बात कर लें। एक चीज होती है, मैंने आपको बताया था ना, स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज, ठीक है। कल की क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कुछ परक्विजिट सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के हाथ में ही टैक्सेबल होती हैं, तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज क्या होते हैं, राइट, और उनके हाथ में कौन सी परक्विजिट्स टैक्सेबल होती हैं। तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के हाथ में कौन कौन सी परक्विजिट्स टैक्सेबल होती हैं, ये देखो। perquisites taxable only in the case of specified employees, तो specified employees के केसेस में ये perquisites taxable होती हैं। perquisites taxable only in the case of specified employees, कौन कौन सी perquisites? car facility, provision of sweeper, domestic servant, राइट। तो अगर ये बंदा, ये जो बाला है यहां पर इस वाले क्वेश्चन में, ये जो बाला है यहां पर, ठीक है, अभी हमें नहीं पता कि बाला जो है ये एबीसी लिमिटेड में फाइनेंस मैनेजर के तौर पर है, क्या ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है या नहीं है, अभी हमें नहीं पता। लेकिन अगर मान लो ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होता, सिर्फ तभी 1500 इंटू 12 इसके हाथ में टैक्सेबल होता, अगर ये सर्वेंट कंपनी ने प्रोवाइड किया होता, ठीक है। अब ये वाला जो सर्वेंट है ये श्री बाला ने खुद रखा है अपने लिए। ये जो सर्वेंट है इस वाले क्वेश्चन में देखो डिफरेंट है, इस वाले क्वेश्चन में बाला ने सर्वेंट अपने लिए खुद रखा है और कंपनी पे कर रही है, तब तो चाहिए स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो, चाहिए स्पेसिफाइड एम्प्लॉय ना हो, ये टैक्सेबल होगा, ठीक है। बिकॉज ओनर्स ऑफ पेइंग द सैलरी ऑफ द डोमेस्टिक सर्वेंट लाइज ऑन हुम, बाला और द कंपनी, बाला, राइट। तो अभी बाला के ऊपर अगर ये ओनस आया हुआ है, तो फिर एम्प्लॉयर अगर इसको पे करेगा तो डेफिनेटली टैक्सेबल है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने खुद डोमेस्टिक सर्वेंट हायर किया होता और बाला को दे दिया होता कि देखो हम तुम्हें सर्वेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर बाला के हाथ में ये तभी टैक्सेबल होता अगर बाला एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होता। अभी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन कौन होते हैं, क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए आपको यहां पर नोट में बस इतना लिखना होगा, इधर देखो। Here, the servant is engaged by Bala. That is, reimbursement by the employer company would be employee's obligation met by employer. तो employee की obligation थी जो employer ने meet की, hence taxable as perquisite. In case the company has employed the domestic servant, अगर company ने domestic servant को employ किया होता, then the same shall be taxable if Bala is a specified employee. तो वो taxable तभी होगा अगर बाला एक specified employee होगा, right? तो ये हो गया आपका। अब आ जाओ इधर देखते हैं नेक्स्ट। Free education was provided to his two children, Arthi and Ashok, in a school maintained and owned by the company. अच्छा, कंपनी ने खुद के स्कूल में आरती और अशोक जो कि बाला के दो बच्चे थे उनके लिए एजुकेशन प्रोवाइड की। तो फ्री एजुकेशन फैसिलिटी होगी, बच्चों की एजुकेशन के लिए 1000 रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है, 1000 के ऊपर फुल्ली टैक्सेबल। अगर 1000 रुपए तक का जो कॉस्ट है तब तो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट, अगर 1000 के ऊपर गया तो पूरा टैक्सेबल। तो देखो, The cost of such education for Aarti is computed as 900 rupees per month, यानी पूरी तरह से taxable, and for Ashok at 1200 rupees per month। तो ये 1000 रुपए महीने से ऊपर हो गया तो पूरा 1200 रुपए महीना टैक्सेबल हो जाएगा। सिर्फ 200 रुपए महीना टैक्सेबल नहीं होगा, पूरा 1200 रुपए महीना टैक्सेबल। नो अमाउंट वाज रिकवर्ड बाय द एम्प्लॉय फॉर सच एजुकेशन फैसिलिटी फ्रॉम बाला, ठीक है। तो 1200 इंटू 12, 1200 इंटू 12, 14,400, ये आ गया 14,400, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, employer has provided movable assets such as television, refrigerator and air conditioner at the residence of Bala. Actual cost of such assets provided to employees 1,10,000 रुपए। तो अगर यूज ऑफ मूवेबल एसेट है, ठीक है, ट्रांसफर थोड़ी है, एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड मूवेबल एसेट्स, ट्रांसफर्ड मूवेबल एसेट्स नहीं है, यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स करने के लिए दिया हुआ है, तो 10% ऑफ द कॉस्ट, राइट। तो यहां पर कॉस्ट आपको दी हुई है 1,10,000, तो इसका 10% यहां पर आ जाएगा। तो 1,10,000 का 10% कितना होता है, 11,000 रुपए यह आ जाता है। उसके बाद देखो, a gift voucher worth 10,000 rupees was given on the occasion of his marriage anniversary. It is given by the company to all employees above a certain grade. तो particular employees के लिए हो रहा है, अगर particular employees के लिए हो रहा है तो पूरा का पूरा 10,000 आपका taxable हो जाएगा, पूरा का पूरा 10,000 पर्टिकुलर एम्प्लॉइज के लिए दिया जा रहा है एट अ सर्टेन ग्रेड, ठीक है, उस ग्रेड से ऊपर दिया जा रहा है तो पूरा का पूरा 10,000 आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो 18,000 प्लस 14,400 प्लस 11,000 प्लस 10,000 कितना आया, 53,400 रुपीज आ गया।
53,400 रुपीज इज योर टैक्सेबल वैल्यू। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। बोलो निश्चय फॉरएवर, बोलो निश्चय फॉरएवर। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज होते कौन है और इनके हाथ में कौन कौन सी परक्विजिट्स हमेशा टैक्सेबल होती हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ही पोर्शन बस करेंगे आज के लिए, उसके बाद आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे। 1.5 घंटा ऑलमोस्ट हो चुका है, 1.5 घंटा पूरा ही हो चुका है, 1 hour 29 minutes 15 seconds हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसको थोड़ा सा पोर्शन अभी करेंगे और उसके बाद जो भी बचेगा प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी वाली जो भी चीजें होती हैं, जो हम लोगों ने आज बात की लीव ट्रैवल कंसेशन वगैरह के बारे में, तो उससे रिलेटेड सारी बातें हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो कल ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन आज की क्लास में हम इतना तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो देखो मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज एंड परक्विजिट्स टैक्सेबल ओनली इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? एन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी हु इज आल्सो अ डायरेक्टर। ठीक, an employee who has substantial interest in the company that is having 20% or more voting rights, an employee drawing in excess of 50,000 rupees as a salary income. While computing this limit of 50,000 rupees, following shall be deducted on non-monetary benefits, all monetary payments exempt under section 10, deductions under section 10 that is 16 that is standard deduction, entertainment allowance and professional tax. Right? तो बस ये तीन चीजें अगर होती हैं या इन तीनों चीजों में से कुछ भी होता है तो उस एम्प्लॉय को स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बोला जाता है। क्या? अगर एम्प्लॉय जो है वो डायरेक्टर भी है तो वो एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहलाएगा। अगर वो डायरेक्टर, अगर वो उस एम्प्लॉय का कंपनी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, मतलब 20% से ज्यादा वोटिंग पावर है, तो भी उसको स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहा जाएगा। या फिर अगर उस एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा है, सॉरी पर मंथ नहीं है, एनुअल है। ठीक है, यहां पर मंथ थोड़ी दिया हुआ है। 50,000 से ज्यादा सैलरी अगर ले रहा है तो साल भर में 50,000 से ज्यादा तो होती है किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय की, तो सारे के सारे स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज ही आ जाते हैं यहां पर। ठीक है, अब स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, क्या क्या नहीं किया जाएगा, वो आप लोग यहां पर देख सकते हो। राइट, अब बस इतना देख लो कि कौन कौन सी ऐसी परक्विजिट्स हैं जो सिर्फ टैक्सेबल, जो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के केस में टैक्सेबल होती हैं। तो कार फैसिलिटी, प्रोविजन फॉर स्वीपर, डोमेस्टिक सर्वेंट, फैसिलिटी फॉर गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, एजुकेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। राइट, ये 4-5 फैसिलिटीज हैं। ये 4-5 कितनी है? 1 2 3 4 5 6 हैं ये। तो ये 6 जो हैं, दीज आर टैक्सेबल ओनली इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। राइट, और उसके बाद अब हम आ जाते हैं टैक्स फ्री परक्विजिट्स इन ऑल केसेस। सभी एम्प्लॉइज के हाथ में परक्विजिट्स टैक्स फ्री है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो वो कौन कौन सी परक्विजिट्स होती हैं, आ जाओ फटाफट से देखते हैं और उसके बाद आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे। तो टेलीफोन प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉय टू एन एम्प्लॉई एट हिज रेजिडेंस। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ कैरिंग ऑफ पैसेंजर्स और गुड्स टू हिज एम्प्लॉइज आइदर फ्री ऑफ चार्ज और एट कंसेशनल रेट्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद privilege passes and privilege tickets। तो privilege passes and privilege tickets orders granted by Indian Railways to its employees। ठीक है, ये हो गया आपका। ये सारे के सारे देखो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और इनमें बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, बहुत ज्यादा क्या क्वेश्चंस आते ही नहीं है। इनमें से जिससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आप लोगों को करवा ही दूंगा। सारे क्वेश्चंस आप देख रहे हो, मैं सारे के सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूं। ठीक है, तो बस इसको देख लो, बस ऐसे ही। तो perquisites allowed outside India by the government। तो perquisites allowed outside India by the government to a citizen of India for rendering services outside India, ये भी आपका टैक्स फ्री हो जाता है। Employers contribution to staff group insurance scheme, employers contribution staff group insurance scheme, ये भी आपका हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो स्टाफ का आपका है, जितने भी आपके एम्प्लॉइज हैं, उनका आपने ग्रुप में इंश्योरेंस ले लिया, उसमें जो भी आपने कंट्रीब्यूट किया, लिया तो एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए, लेकिन फिर भी ये टैक्स फ्री हो जाता है। एनुअल प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। तो एनुअल प्रीमियम अगर एक्सीडेंट के लिए मेडिकल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अगर वो प्रीमियम पे किया जा रहा है, एक्सीडेंट के लिए इंश्योरेंस करवा के प्रीमियम पे किया जा रहा है, तो वो भी आपका टैक्स फ्री हो जाता है। रिफ्रेशमेंट, तो रिफ्रेशमेंट प्रोवाइडेड टू ऑल एम्प्लॉइज ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स इन ऑफिस प्रेमिसेस, ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स और इन ऑफिस प्रेमिसेस। ठीक है, दोनों होनी चाहिए, तो ये टैक्स फ्री हो जाएगा। Subsidized lunch, तो subsidized lunch provided to an employee during working hours at an office or business premises provided the value of such meal is up to 50 रुपए। राइट, तो सब्सिडाइज का मतलब क्या होता है कि आपको खाना सस्ते में मिल रहा है, तो अगर 50 रुपए तक की उसकी वैल्यू है तो टैक्स फ्री है, उसके ऊपर टैक्सेबल। Recreational facilities including club facilities extended to employees in general, that is non-restricted to a few specified employees, so ये भी taxable। Amount spent on training of employees, amount spent by employer on training of employees और amount paid for refresher management course including expenses on boarding and lodging, ये भी आपका exempt हो जाता है। Sum payable by employer to a RPF बोले तो recognized provident fund और an approved superannuation fund। तो ये recognized provident fund वगैरह क्या चीजें होती है, यही है profit in lieu of salary जिसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। राइट,
तो sum payable by an employee to an RPF or an approved superannuation fund or deposit linked insurance fund established under Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1948 or the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952 up to the limit prescribed. तो अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे रिलेटेड हम पूरा डिस्कशन कल करेंगे अलग से, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट नंबर 11 है, इससे रिलेटेड पूरा का पूरा डिस्कशन हम लोग कल अलग से करेंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लीव ट्रैवल कंसेशन, तो लीव ट्रैवल कंसेशन से भी रिलेटेड पूरा डिस्कशन हम लोग कल अलग से करेंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेडिकल फैसिलिटीज का डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। रेंट फ्री ऑफिशियल रेजिडेंस, इससे अच्छा ये देखो, रेंट फ्री ऑफिशियल रेजिडेंस प्रोवाइडेड टू अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट, तो ये पूरी तरह से एग्जाम्प्ट हो गया। कन्वेंस फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू हाई कोर्ट जजेस अंडर सेक्शन 22B ऑफ द हाई कोर्ट जजेस, ये सारी हाई कोर्ट वगैरह वाले जजेस के लिए, तो ये भी आपका एग्जाम्प्ट हो जाता है, ठीक है। तो इट्स 1 hour 34 minutes 36 seconds नाउ, एंड आई होप कि आज के सेशन में आप लोगों को मजा आया होगा। मैं आपको फटाफट से बता देता हूं आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। ये 30% डिस्काउंट वाला ऑफर आज तक ही वैलिड है, 28 जनवरी है आज, तो आज तक ही वैलिड है। तो फटाफट से आप लोग इसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दो अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। अगर आप लोग अभी तक यहाँ पर टिके हुए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना आपको सेशन कैसा लगा। अनअकैडमी की वेबसाइट पर आके आप स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करोगे, सीए पर आओगे, सीए पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर सीए इंटरमीडिएट पर क्लिक करोगे, सीए इंटरमीडिएट पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर आ जाओगे और यहां पे आप सब्सक्रिप्शन प्लान पर आओगे। सब्सक्रिप्शन प्लान्स पर आने के बाद आपको यहां पर अलग अलग 3 अलग अलग ऑप्शंस दिख जाएंगे, आइकॉनिक, प्लस और लाइट। अगर आपने प्लस पर गेट प्लस किया तो फिर आपके सामने ये प्राइसेस खुल जाएंगे। यहां पर आप देख सकते हो कि आपके जो डिस्काउंट ऑफर्स हैं वो चल रहे हैं, ऑल्दो अभी लिखा नहीं है लेकिन मिल जाएगा। तो यहां पर जब आप मेरा कोड अप्लाई करोगे निश10, तो आप लोगों को मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा, एंड दैट डिस्काउंट इज यू हैव सीन 20% ऑफ वाला ऑफर आपको मिल चुका है। 10% से प्राइसेस ऑलरेडी स्लैश्ड हैं, 20% ऑफ का आपको ऑफर मिल चुका है, तो 30% आपका इन इफेक्ट आ जाएगा। बट दिस ऑफर इज वैलिड ओनली टिल 12 PM टुनाइट, राइट। तो सॉरी 12 PM नहीं, 12 AM टुनाइट, मतलब आप 11:59 मानो आप, ठीक है। 11:59 PM टुनाइट तक ही ये वाला ऑफर वैलिड है, तो आप फटाफट से अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई विल सी यू गाइस टुमारो, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।